चैप्टर 106। एसोसिएशन के दो अध्यक्ष गो गनहुई और मात्सुमोतो शिगियो एक दूसरे के सामने बैठ गए। दोनों व्यक्तियों के दोनों ओर जापानी हंटर एसोसिएशन के प्रतिनिधि और उनके कोरियाई समकक्ष, साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के उच्च अधिकारी एक पंक्ति में बैठे थे। जैसा कि विषय था, सम्मेलन तेज गति से आगे बढ़ रहा था। आप शीर्ष क्रम के जापानी और कोरियाई शिकारियों की एक संयुक्त आक्रमण टीम बनाने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मात्सुमोतो शिगियो के इस विस्फोटक सुझाव से उपस्थित कोरियाई लोगों के चेहरे पर काफी आश्चर्य दिखाई दिया। वे सभी इस धारणा के तहत थे कि आज का सम्मेलन जापानियों द्वारा उन्हें हुए नुकसान की भरपाई के बारे में चर्चा करने के लिए होगा। लेकिन तब जापानी कह रहे थे कि वे इस सिरदर्द से निपटने में स्वेच्छा से मदद करेंगे। ये किस प्रकार का जैकपॉट था? हालांकि कोरियाई राजनेताओं की आश्चर्यचकित स्थिति अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि जल्द ही इसकी जगह चमकीले रंगों ने ले ली। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, वह था केवल गो गनहुई ने मात्सुमोतो शिगियो को देखते हुए अपनी तीव्र दृष्टि बनाए रखी। क्या आप कह रहे हैं कि आप गठबंधन बनाकर चींटियों के घोंसले पर हमला करना चाहते हैं? ये सही है। हम जानते हैं कि जापान में शीर्ष क्रम के शिकारियों की बहुतायत है। हालांकि जेजू द्वीप पर आक्रमण करना अभी भी बहुत खतरनाक है। गो गनहुई ने यह भी कहा कि 2 साल पहले की तुलना में द्वीप पर कई गुना अधिक राक्षस पाए गए थे, जब अंतिम अधीनता प्रयास विफल हो गया था। यहीं पर मात्सुमोतो शिगियो ने एक संदिग्ध मुस्कान बिखेरी। अगर हम बिना उचित योजना के दुश्मन के मुख्य शिविर में घुस गए तो यह वास्तव में खतरनाक साबित होगा। कोरियाई राजनेताओं में से एक ने जापानियों के इस सुझाव से पूरी तरह प्रभावित होकर कि वे मदद करेंगे, आशापूर्ण ढंग से पूछा। क्या आपके मन में कोई अच्छी योजना है? हाँ, मात्सुमोतो शिगियो ने त्वरित उत्तर देकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन फिर अपने लिए थोड़ा समय निकालने के बाद ही आगे बढ़े। बेशक, हमारे पास एक योजना है। उनके एक ही आदेश से कोरियाई प्रतिनिधियों की सटीक संख्या से मेल खाती तैयार फाइलें उनके सामने रख दी गईं। ये सभी डेटा चींटियों के हमारे अवलोकन से संकलित हैं। जब सम्मेलन में उपस्थित कोरियाई लोग फाइल पर गौर कर रहे थे, मात्सुमोतो शिगियो ने अपनी गहन व्याख्या शुरू की। प्रत्येक चींटी इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक उच्च श्रेणी के शिकारी से मुकाबला कर सके, लेकिन उसमें एक घातक कमजोरी भी होती है, और यह उनका छोटा जीवन काल है। चींटियां अधिकतम 1 वर्ष तक ही जीवित रह सकती हैं, जिसका अर्थ है यदि चींटी रानी को समीकरण से हटा दिया जाए तो जेजू द्वीप पर पाई जाने वाली प्रत्येक चींटी अंततः लगभग 1 वर्ष में मर जाएगी। वास्तव में अच्छी तरह से शोध किए गए डेटा को पढ़ते समय कोरियाई उपस्थित लोगों ने अपना सिर हिलाया। केवल रानी को खत्म करने की जरूरत थी। यह एक रैंक एस गेट से निकले हजारों असभ्य राक्षसों को मारने की तुलना में बहुत अधिक प्राप्त करने योग्य लग रहा था। हालांकि गो गनहुई की चमक बर्फीली ठंडी रही। ये कैसी निरर्थक धारणा है? वह पहले से ही सच्चाई जानता था। वह जानता था कि एक रानी को मारने का कार्य वास्तव में उन हजारों राक्षसों में से हर एक को मारने की कोशिश से अलग नहीं था। क्या आप ये सुझाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप चींटियों की अपनी रानी की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की प्रवृत्ति के बारे में नहीं जानते हैं? जब गो गनहुई ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया तो मात्सुमोतो शिगियो बस मुस्कुराए और हल्के से उसका खंडन किया। बेशक मुझे पता, यदि हमें रानी को मारना है तो संभवतः हमें हजारों चींटियों की रक्षात्मक दीवार को तोड़ना होगा। गो गनहुई का संदेह और भी बड़ा हो गया जब उसने देखा कि मात्सुमोतो शिगियो का व्यवहार कितना शांत था। वे क्या सोच रहे हैं? मात्सुमोतो शिगियो के होठों का कोना ऊपर की ओर झुका हुआ था। हालांकि क्या होगा यदि सभी चींटियां किसी कारण से चींटी सुरंग को छोड़ दें? चींटी रानी चींटी सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में रहती थी। चींटियां चींटी सुरंग को बिना सुरक्षा के क्यों छोड़ेंगी, जबकि उन्हें हर कीमत पर रानी के साथ साथ अंडों की भी रक्षा करनी थी। जब सभी कोरियाई प्रतिनिधियों के चेहरे पर सवालिया भाव उभरे तो मात्सुमोतो शिगियो ने उनकी उलझन का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। वहां किया गया है कुल 3 बार। 3 बार? क्या 3 बार ऐसी घटना घटी है? लेकिन इन सब के अलावा जापान को पहली बार में ऐसी चीजों के बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता चला? इस सवाल का जवाब तुरंत आ गया। जब कोरियाई शिकारी अतीत में 3 बार अधीनता अभियानों के लिए जेजू द्वीप पर उतरे तो चींटियां लड़ने के लिए अपनी सुरंग से बाहर निकल गईं। गो गनहुई ने अपने घुटनों पर आराम करते हुए अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। जबकि दक्षिण कोरिया के शिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर लड़े, जापानी गुप्त रूप से उन पर जासूसी कर रहे थे। उस समय यहां किसी ने भी दक्षिण कोरिया की मदद नहीं करने के लिए जापान की आलोचना की थी। लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे पड़ोसी देश के दुर्भाग्य को अपनी शोध सामग्री के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर गर्व से उक्त पड़ोसी को इस तरह परिणाम बता सकते हैं।
तीसरे असफल प्रयास के दौरान एक रैनकेस की जान चली गई और उनके अलावा अनगिनत अन्य लोग भी मर गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई को उस समय उन्हें बहुत करीब से मरते हुए देखना पड़ा था। उसकी बंद मुठ्ठियां अब जोर जोर से कांप रही थीं। यह महसूस करते हुए कि गो गनहुई का रंग रूप संदिग्ध होता जा रहा है, जापान के सर्वश्रेष्ठ शिकारी गोटो रयोजी ने अपनी जादुई ऊर्जा का प्रयोग किया। ये चेतावनी थी, अगर दूसरे पक्ष ने कुछ अप्रिय करने की कोशिश की तो ये पक्ष भी कोई कदम उठाएगा। गो गनहुई के अंगरक्षक के रूप में सम्मेलन में भाग लेते हुए वू जिन चेओल ने तुरंत एसोसिएशन अध्यक्ष के पक्ष से संपर्क किया। महोदय, मैं आप ठीक हूँ। गो गनहुई ने वू जिन चेओल को बाहर भेज दिया और वू जिन चेओल चुपचाप पीछे हट गया। भले ही जापानियों का रवैया कैसा भी रहा हो, इससे चींटियों से हमेशा के लिए निपटने का एक सुनहरा अवसर मिला, अगर उनका शोध डेटा विश्वसनीय साबित हुआ। मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के कारण ऐसा अवसर हाथ से जाने नहीं दे सकता। गो गनहुई केवल अपने अंदर के उबलते गुस्से को शांत कर सकते थे। एक बार जब सम्मेलन कक्ष का खतरनाक तनाव खत्म हो गया तो मात्सुमोतो शिगियो अंततः मुख्य बिंदु पर आ गया। जापानी शिकारी वह भूमिका निभाएंगे। जापान के रैनकेस हंटर्स कई टीमों में विभाजित हो जाएंगे और अलग अलग दिशाओं से जेजू द्वीप पर हमला करेंगे। चींटियां घुसपैठियों का सामना करने के लिए दौड़ पड़ेंगी और पहले की तरह चींटी रानी वाली सुरंग खाली हो जाएगी। हम कोरिया के शीर्ष शिकारियों से रानी की हत्या के बारे में पूछना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया के रैनकेस हंटर्स एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके द्वीप में घुस जाएंगे और एक बार जब वे रानी को मार देंगे तो वे फिर से एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भाग जाएंगे। जापानियों द्वारा सामने रखी गई योजना काफी विस्तृत थी और काफी व्यवहारी लग रही थी, इसलिए कोरियाई प्रतिनिधि उत्साह से गर्म होने लगे। यदि हम जापानी योजना का पालन करते हैं तो क्या हम जेजू द्वीप को पुनः प्राप्त कर पाएंगे? ये जापानी बदमाश, उन्होंने आखिरकार अपने हाथ दिखा दिए हैं कि वे भी शिकार बन गए हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और जेजू द्वीप को पुनः प्राप्त करने के लिए जापानी शिकारियों का उपयोग करें। गो गनहुई ने कोरियाई प्रतिनिधियों की गर्मागर्म चर्चा में भाग नहीं लिया, इसके बजाय चुपचाप मात्सुमोतो शिगियो की सुझाई गई योजना पर विचार करना चुना। निस्संदेह एक अच्छा मौका है। जापान में 21 रैनकेस शिकारी थे। इसकी तुलना में दक्षिण कोरिया में केवल 8 थे। लेकिन स्वयं को छोड़कर, जो स्वास्थ्य कारणों से चल नहीं सकता था, या दूसरे हंटर को, जिसे जल्दी सेवानिवृत्त होना पड़ा, वास्तविक रूप से कहें तो केवल 6 ही भाग ले सकते थे। उस संख्या वाली हजारों चींटियों का ध्यान आकर्षित करना और बिखेरना असंभव होगा। ऐसा करने के लिए उन्हें जापान और उसके 20 या उससे अधिक शीर्ष क्रम के शिकारियों की आवश्यकता थी। भले ही उन्हें 5 के समूहों में विभाजित किया जाए, फिर भी आपको 4 समूह मिलेंगे और यह कोरियाई लोगों को अपना काम करने के लिए समय देने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन असली समस्या ये थी कि क्या दक्षिण कोरिया के शीर्ष शिकारी वास्तव में रैनकेस कालकोठरी के मालिक चींटी रानी को मारने में सक्षम होंगे? क्या ये भी संभव है? तभी गो गनहुई को अचानक सेओंग जिन वू का नाम याद आया। सेओंग जिन वू एक रैनके कालकोठरी के मालिक को अकेले मारने के लिए काफी मजबूत था, तो क्या हुआ अगर उसने अन्य रैनकेस हंटर्स के साथ मिलकर काम किया? गो गनहुई का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। हम इसमें अब और देरी नहीं कर सकते। वर्तमान में चींटी राक्षस तीव्र गति से विकसित हो रहे थे। कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि चींटी सेना की संपूर्ण सेना कब उड़ान भरने में सक्षम हो जाएगी। ये 10 साल, 5 या अगले साल भी हो सकता है। ऐसा कुछ होने से पहले कोरियाई लोगों को कायरतापूर्ण चींटियों को मारना पड़ा, और अगर उन्हें दूसरे देश की ताकत उधार लेने का सहारा लेना पड़ा तो ऐसा ही होगा। लेकिन उसके पहले जापान इस सहयोग से मुआवजे के रूप में क्या चाहता है? एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई ने इस महत्वपूर्ण मामले को हाथ से नहीं जाने दिया। मात्सुमोतो शिगियो ने शारीरिक रूप से प्रदर्शित की जा सकने वाली सबसे उदार मुस्कान बनाने की पूरी कोशिश की। जब बाकी चींटियां 1 वर्ष में मर जाती हैं, तो हम द्वीप पर बचे जादुई क्रिस्टल को समान रूप से विभाजित कर लेंगे। बस इतना ही। गो गनहुई ने असंबद्ध होकर अपना सिर झुका लिया। क्या तुम सचमुच केवल उसी से खुश रहोगे? गो गनहुई के प्रश्न के कारण कोरियाई सरकारी अधिकारियों और उनके निकट के राजनेताओं की भौहें गहरी हो गईं। अगर वे इसे मामूली सी कीमत पर करने को तैयार हैं, तो उन्हें इसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर वह उनसे इस तरह सवाल क्यों कर रहे हैं? अगर जापानी अचानक अपना मन बदलने का फैसला कर ले तो वह क्या करेंगे? एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई, आप अभी भी बहुत अविश्वासी हैं, जबकि आपकी पृष्ठभूमि एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक निगम चलाता था। उसकी गर्म खंजर जैसी चमक गो गनहुई में गहराई तक चुभ गई। उसके पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
कोरियाई उपस्थित लोगों के बीच संक्षिप्त चर्चा हुई, लेकिन किसी ने आपत्ति का स्वर नहीं उठाया। अंत में जापानियों का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद मात्सुमोतो शिगियो मुस्कुराते हुए गोह गनहुई के पास पहुंचे और अपना दाहिना हाथ पेश किया। हमारे दोनों देशों का भविष्य इस सहयोग पर निर्भर करता है। आइए हम अपने संसाधनों को एक साथ मिलाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अपने होटल के कमरे में लौटने के बाद मात्सुमोतो शिगियो ने अपने होठों के बीच सिगरेट रखी। उसके पक्ष में गोटो रयुजी ने उसके लिए इसे जलाया। आज आपने बहुत मेहनत की सर। मिस्टर गोटो, यह आप ही हैं जिन्होंने आज कड़ी मेहनत की है। आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं सर। मैं नहीं हूं। क्या आपने तब गोह गनहुई का चेहरा नहीं देखा था? मात्सुमोतो शिगियो गहराई से मुस्कुराया। उस समय गोह गनहुई के चेहरे पर जो क्षणभंगुर भावना अंदर बाहर झलक रही थी, वह निश्चित रूप से क्रोध था। दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ी ताकत रखने वाले रैंक एस हंटर के सामने मात्सुमोतो शिगियो इतना इत्मीनान दिखाने में सक्षम होने का कारण सरल था, क्योंकि उनके पीछे एक शक्तिशाली सहयोगी खड़ा था और वह गोटो रयुजी था, जापान का नंबर 1 हाथापाई प्रकार का शिकारी और साथ ही जापानी हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो शिगियो का भरोसेमंद दाहिना हाथ। गोह गनहुई की अभिव्यक्ति को याद करते हुए मात्सुमोतो ने एक मजाकिया मुस्कान बनाई। किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ति उधार लेना जिससे आप बात भी नहीं करना चाहते, अब ये कमजोरों के दृष्टिकोण से काफी असहनीय होगा। गोटो रयुजी भी मुस्कुराया। अंत में कोरियाई जापानियों के साथ काम करने के लिए सहमत हो गए, जैसा कि मात्सुमोतो शिगियो ने भविष्यवाणी की थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। दक्षिण कोरिया तो बस शुरुआत है, मात्सुमोतो शिगियो ने बात की। शिकारी नई शक्ति, नया राजनीतिक प्रभाव है। जापान को दी गई इस शक्ति से मैं एक नया साम्राज्य बनाऊंगा। फिर उसकी नजर गोटो रयुजी पर चली गई। और आप इसके अगले सम्राट बनेंगे। यदि मात्सुमोतो शिगियो को अपनी चालाक योजनाओं के आधार पर स्थापित साम्राज्य का पहला शासक माना जाता, तो गोटो रयुजी केवल अपनी शक्तियों पर भरोसा करके दूसरे स्थान पर होता। और यही कारण था कि गोटो रयुजी ने इस पूरे समय मात्सुमोतो शिगियो को अपने वरिष्ठ के रूप में माना। यह तब था, मैं तो भूल ही गया। मात्सुमोतो शिगियो को कुछ याद आया और उसने सिगरेट पीते हुए गोटो रयुजी से पूछा, क्या हमें अभी भी दक्षिण कोरिया की नवीनतम रैंक एस हंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है? यहां तक कि दक्षिण कोरियाई लोग भी उस आदमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, श्रीमान। क्या ऐसा है? उन्हें दक्षिण कोरिया के सभी शीर्ष शिकारियों के बारे में जानने योग्य हर चीज पहले से ही पता थी, एक व्यक्ति को छोड़कर। उनके पास हंटर के बारे में एक भी विश्वसनीय जानकारी नहीं थी, जिसे हाल ही में एस रैंक के रूप में पंजीकृत किया गया था। अज्ञात कारक उनकी योजना में विचलन का कारण बन सकता है। अब जबकि इस ऑपरेशन के शुरू होने के साथ ही उसकी महत्वाकांक्षा पूरी तरह से प्रकट हो गई थी, मात्सुमोतो शिगियो अपनी योजना में किसी भी प्रकार का विचलन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि यह संदिग्ध है कि एक अकेला व्यक्ति अपने दम पर क्या हासिल कर सकता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में ऐसे 5 लोग थे। उन्हें विशेष प्राधिकारी के पद पर शिकारी कहा जाता था, जिसका अर्थ था कि उनमें से प्रत्येक के पास देश की सेना के बराबर शक्ति थी। उन सभी में एक बात समान थी, उनमें से प्रत्येक ने अतीत में कम से कम एक रैंक एस गेट को पार कर लिया था। उस तरह की क्षमता वाला एक शिकारी आसानी से उसकी योजना को बाधित कर सकता है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पृथ्वी पर 7 अरब लोग थे, संभावना 1 अरब से भी कम होगी। यदि उस क्षमता का कोई व्यक्ति सामने आता, तो दक्षिण कोरियाई लोग उसके बारे में चुप नहीं बैठ पाते। लेकिन मौजूदा माहौल को देखते हुए उस मोर्चे पर चिंता की कोई बात नजर नहीं आती। मैं यहां बहुत अधिक सतर्क रहकर सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। मात्सुमोतो शिगियो ने अपना फोन उठाया। फिर उन्होंने अपनी कमान अपने ही एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी, जो घर वापस आने पर उनके बुलावे का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। कोरियाई हमारे साथ काम करने के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए योजना के अनुसार सभी रैंक एस हंटर्स को बुलाएं। गोह गनहुई भी उस समय कोरियाई शिकारियों को बुला रहे थे। पहली प्राथमिकता मौजूदा स्थिति की गंभीरता को समझाना था। वह एसोसिएशन के कार्यक्रम को तदनुसार व्यवस्थित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन क्या कहा आपने? एक बिल्कुल अप्रत्याशित खबर कहीं से उड़ी और उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। आप हंटर सेओंग जिनवू से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकते। किसी कारण से केवल सेओंग जिनवू पहुंच से बाहर था। उसका फोन भी कई दिनों से बंद आ रहा है सर। हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि वह कहां हो सकता है। गोह गनहुई ने अपना मुंह खोलने से पहले अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। वह उस क्षण हताश लग रहा था। उस स्थिति में उसे छोड़कर अन्य शिकारियों को जितनी जल्दी हो सके बुलाओ।
समझ गया सर। एसोसिएशन का एजेंट झुक गया और तेजी से राष्ट्रपति के कार्यालय से बाहर भाग गया। गहरे चिंतन में डूबते ही गो गन्हुई की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह संभवतः कहां हो सकता है? सेओंग जिन वू के लापता होने की रिपोर्ट सुनने के बाद गो गन्हुई को अचानक भविष्य का पूर्वाभास हुआ। चैप्टर 107। जैसा कि एसिल ने पहले बताया था, खोज की कठिनाई 90वीं मंजिल से ऊपर की ओर तेजी से बढ़ी। प्रत्येक मंजिल के महल की रक्षा करने वाले राक्षसों का स्तर और संख्या निचली मंजिलों की तुलना में बहुत अधिक थी। यह इतना कठिन हो गया कि वह अब अपनी वर्तमान आसमान छूती इंटेलिजेंस स्टेट के फल का आनंद नहीं ले सकता था। उसका एमपी लगभग हर समय अधिकतम के पास मंडराता रहता था, लेकिन अब हर बार लड़ाई होने पर इसमें बहुत उतार चढ़ाव होता था। इससे पता चलता है कि उसके कितने छाया सैनिक नष्ट हो गए थे और उन्हें बार बार पुनर्जीवित करना पड़ा था। हालांकि यह कोई संयोग नहीं था कि जिन वू 90वीं मंजिल को साफ करने में कामयाब रहा। ठीक उसी तरह जैसे एक हथौड़ा कच्चे लोहे को आकार देता है जिसे लंबे समय तक गर्म किया गया था, वह लगातार अपने कौशल को चमका रहा था क्योंकि वह सबसे निचली मंजिल से ऊपर चढ़कर उस स्थान पर पहुंच गया था जहां वह अब था। इसका स्पष्ट प्रमाण उसका वर्तमान स्तर था, जो पहले ही 90 तक पहुंच चुका था। श्रेष्ठ दानव अभिजात वर्ग का प्रतिरोध जितना उग्र होता गया, उनकी सुरक्षा को तोड़ने के लिए जिन वू और उनके छाया सैनिकों के हमले उतने ही मजबूत होते गए। लेवल अप हुआ। जैसे ही जिन वू 97वीं मंजिल का प्रवेश परमिट लेकर महल से बाहर निकला, उसके शरीर से धुंध जैसी गैस ऊपर उठ रही थी। वह भाप गर्मी में वाष्पित हो रहे उसके पसीने की थी, जो उसके भौतिक सीमाओं से परे जाने के घर्षण के कारण उत्पन्न हुई थी। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि यह लड़ाई कितनी जीवन मृत्यु संघर्षपूर्ण थी। और तदनुसार जिन वू का चेहरा अच्छी तरह से अर्जित जीत से संतुष्टि से भर गया था। एसेल तब तक छुपी हुई थी और जब उसने उसे देखा तो जल्दी से उसकी तरफ भागी। वह देख सकती थी कि जिन वू के पीछे एक महल आग की लपटों में धधक रहा था और प्रवेश परमिट उसके हाथ में मजबूती से था। 5वें स्थान पर रहने वाले रिकॉर्डो कबीले और अब यहां तक कि 4थे स्थान पर रहने वाले फेटोस कबीले भी। एसेल के पास अब चौंकने के लिए कोई आरक्षित ऊर्जा नहीं थी। यदि हर दूसरा घुसपैठिया इस पैमाने पर ताकत का दावा करता है तो अपनी भूमि की रक्षा करने के बजाय शुरुआती हमले से बचना भी मुश्किल होगा। क्या अन्य सभी मनुष्य आपके समान शक्तिशाली हैं? एसेल ने उत्सुकता से पूछा। उपयुक्त उत्तर देने से पहले जिन वू ने अपनी याददाश्त को थोड़ा खंगाला। हो सकता है, मुझे लगता है कि 2 और भी हैं। गोह गन्हुई और चाहे इन वे 2 थे। जिन वू को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे अब तक उनके संपर्क में आए अन्य रैंक एस हंटर्स की तुलना में बहुत मजबूत थे। बाकियों के लिए, जो बे क्यून हो, चोई जोंग इन और इम ताई ग्यू थे, उन्हें नहीं लगा कि वे विशेष रूप से मजबूत थे। विशेष रूप से चोई जोंग इन के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि उसे हर किसी द्वारा उच्च दर्जा दिया गया था, लेकिन जिन वू की नजर में ऐसा केवल इसलिए प्रतीत होता था क्योंकि वह दक्षिण कोरिया के शीर्ष रैंक वाले गिल्ड हंटर्स का प्रभारी था, बल्कि इसलिए कि उसके अपने कौशल प्रभावशाली थे। अगर मैं अकेले उसकी आभा से अनुमान लगाऊं, तो चाहे इन चोई जोंग इन से कई गुना अधिक मजबूत है। बिना किसी संदेह के एस हंटर्स के रैंकों के बीच भी अभी भी शक्ति में अंतर पाया जा सकता है। नहीं, शायद इस रैंक के भीतर पाए जाने वाले अंतर किसी भी अन्य रैंक की तुलना में कहीं अधिक होंगे, क्योंकि जिन्हें नियमित तरीकों से नहीं मापा जा सकता था, वे सभी यहाँ एक साथ मिल गए थे। जिन वू ने एक सूक्ष्म मुस्कान बनाई। यहाँ से निकलने के बाद मैं दूसरों को कैसे देखूंगा? ठीक उसी तरह जैसे बे क्यूनहो से उसे जो भावनाएं मिली, वे उसकी पहली मुलाकात से दूसरी मुलाकात में भिन्न थी। क्या एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गन्हुई के प्रति उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव आएगा? जिन वू का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने ये जांचने के बारे में सोचा कि वह कितना बदल गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर सकूं, उसे पहले इस दानव महल की तत्काल कालकोठरी को साफ करना था। केवल 4 और मंजिलें शेष थीं। वह जल्द ही इस कालकोठरी को साफ कर देगा। जिन वू एसिल से बात करने के लिए मुड़ा। तुम्हें अब अपने लोगों के पास वापस जाना चाहिए। ये सुनने के बाद कि वहां जिन वू जैसे 2 और लोग थे, वह पूरी तरह से निराश हो गई थी, लेकिन फिर उसे अपनी उदास स्थिति से झटका लगा और उसने अपना सिर उठाया। माफ करें, मैं इसके ऊपर की मंजिलों पर अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा। एसिल के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। वह जल्दी से दानव अभिजात और उनके महल का पता लगाने में सक्षम हो गया। हालांकि अब उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं रही। ठीक है, मेरा परसेप्शन स्टेट काफी ऊपर उठ गया है, इसलिए ये भी एक कारण है, लेकिन ये भी। श्रेष्ठ कुलीनों से निकलने वाली आभा इतनी प्रबल थी कि अब वह उन्हें दूर से भी आसानी से ढूंढ सकता था। उसने उसे रास्ता दिखाने के अलावा और कुछ नहीं किया, इसलिए वह अब और सामान लेकर घूमना नहीं चाहता था, अगर वह उसकी मदद कर सकता था।
जब उसने स्वयं को इस प्रकार समझाना समाप्त कर लिया, क्या मैं अब आपके काम का नहीं रही, एसिल का रंग एकदम फीका पड़ गया था। वह अंत तक मजा किया है। जिन वू ने एसिल की प्रतिक्रिया देखकर अपनी हंसी दबा दी, जो हमेशा उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। फिर वह सीधे उसकी आंखों तक चला गया। जैसे जैसे वह करीब और करीब आता गया, एसिल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मुझे भी हटाया जा रहा है? उसकी तेज दिल की धड़कन उसके कानों में वज्रपात की तरह लग रही थी। फिर उसने जिन वू को अपना हाथ उठाते हुए देखा। अपने हाथ की नोक को धीरे धीरे उसके चेहरे पर आते देख एसिल केवल डर के मारे अपनी आंखें बंद कर सकी। तथापि इसके बजाय उसका हाथ हल्के से उसके कंधे पर पड़ा। उसके कंधे से फैलती गर्मी ने उसे अपनी आंखें थोड़ी खोलने के लिए प्रेरित किया। जिन वू का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था, मानो वह उसकी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा हो। वह तुरंत उज्जवल रूप से मुस्कुराने लगा। आपने अब तक सचमुच कड़ी मेहनत की है। धन्यवाद। जिन वू ने सोचा कि उसने अभी अभी काफी अच्छा अलविदा कहा है, और उसने फ्लो ट्रांसफर मैजिक सर्कल में प्रवेश करने के लिए बड़े कदम उठाए। मंजिल 1 से 96 तक खोली जा चुकी है। आप किस मंजिल पर स्थानांतरित होना चाहेंगे? वह एसिल के चेहरे की ओर देखने के लिए मुड़ा, और उसने आश्चर्य और उदास लालसा की भावनाओं को उसकी अभिव्यक्ति के दो आदर्श हिस्सों में देखा। आतंक, चिंता, सदमा, शोक। ये भावनाओं की वह श्रृंखला थी जो बुद्धि वाले राक्षसों ने उससे दिखाई थी। क्या वे वास्तव में किसी अन्य दुनिया के निवासी थे, जैसा कि एसिल ने कहा था, या वे केवल सिस्टम की कल्पनाएं थीं, जिन्हें इस कालकोठरी के लिए वास्तविकता में लाया गया था? मैं अभी यह नहीं बता सकता, लेकिन यदि वह इसी तरह से और अधिक सुराग जुटाता रहा, तो अंततः उसे सिस्टम की असली पहचान के साथ साथ यह भी समझ में आ जाएगा कि वह उससे क्या चाहता है। इस बीच झिझक रहे एसिल ने आखिरकार जिन वू को बुलाने का साहस जुटाया। क्षमा करें, लेकिन लगभग उसी समय जिन वू ने अपना सिर उठाया और सिस्टम संदेश का उत्तर दिया। 97वीं मंजिल, 97, 98, 99। जिन वू को अंततः दानव राजा के निवास में प्रवेश करने की कुंजी मिल गई। आइटम, प्रवेश परमिट। दुर्लभता, अननोन। प्रकार, अननोन। एक परमिट जो आपको दानव महल की 100वीं मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग केवल 99वीं मंजिल के फ्लो ट्रांसफर मैजिक सर्कल पर किया जा सकता है। इस चीज के लिए उसे कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। 100वीं मंजिल में प्रवेश करने से पहले, जहां दानव राजा उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, जिन वू ने पहले अपनी स्थिति की जांच की। स्तर 93। उसका स्तर पहले से ही 100 के द्वार पर दस्तक दे रहा था। वह अपने पूरे शरीर में अपनी बढ़ी हुई स्थिति को महसूस कर सकता था। उसके शरीर के हर कोने में शक्ति प्रवाहित हो गई और उसकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तेज हो गईं। उसकी हालत चरम पर थी। बहुत अच्छा। जिन वू ने स्टो को बुलाया। उसने वहां से खरीदे गए औषधि से अपने एचपी और एमपी को टॉप अप किया। यहां तक कि उसने कुछ पट्टियां भी खरीद ली। पहले की तरह उसने खंजर पकड़कर दाहिने हाथ में लपेट लिया। काफी समय हो गया था जब उसे यह घबराहट महसूस हुई थी। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया, तो उसने धीरे धीरे अपने शरीर को इधर उधर हिलाया। मुझे लगता है ये बहुत बुरा नहीं है। उसकी गति धीरे धीरे तेज हो गई। उसके अंग उसके आदेशों के अनुसार सटीकता से चलने लगे। और तेज, और भी तेज। जिन वू ने हवा में अनगिनत बात की छवियां छोड़ दी, लेकिन अचानक उसने पूरी तरह से चलना बंद कर दिया। गर्म भाप कोहरे की तरह उसके कंधों से ऊपर उठ रही थी। क्या उसे यह कहना चाहिए कि वार्म अप के लिए यह पर्याप्त था? मामला चाहे जो भी रहा हो, अब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। फ्लोर ट्रांसफर मैजिक सर्कल पर कदम रखने से पहले जिन वू ने हवा का एक बड़ा हिस्सा अंदर लिया और बाहर छोड़ा। पहले की तरह जादुई मंडली ने उसकी मंजिल पूछी और जिन वू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। 100वीं मंजिल। जब उसकी पलकें झपकी, तब तक माहौल बदल चुका था। जिन वू ने अपने नए परिवेश का सर्वेक्षण किया। यहाँ आग की लपटें नहीं है। निचली मंजिलों पर अनंत काल तक जलती भयावह लपटें खत्म हो चुकी थी, और वह केवल जले हुए अवशेष ही देख सकता था। उसने सिर उठाया और आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरते हुए देखे। असली बर्फ के टुकड़ों का रंग थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अजीब बात है कि उसके हाथ पर गिरे हुए टुकड़े पिघले नहीं। जब उसने करीब से देखा तो उसे पता चला कि वह वास्तव में राख थी। आसमान से बर्फ की तरह राख गिर रही थी। ये तब था। उसने परिचित यांत्रिक बीट सुनी। जिन वू की तेज चमक ऊपर दूर आसमान की ओर निर्देशित थी। तो यह मेरे ऊपर है। जल्द ही सिस्टम ने अपने भरोसेमंद संदेशों के माध्यम से उसे दुश्मन के प्रवेश के बारे में सचेत कर दिया। दानव राजा बरन ने घुसपैठिए की खोज कर ली है। एक काला बिंदु जो आकाश में घूम गया।
वह काला बिंदु धीरे धीरे जमीन के करीब आ गया, इससे पहले कि वह काफी दूर एक स्थान पर स्थिर हो जाए। यह एक पंखदार छिपकली जैसा जीव था। जमीन पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद छिपकली ने अपने बड़े पंख फड़फड़ाए और जोर से चिल्लाए। छिपकली के सिर के ठीक ऊपर जिनवू ने एक राक्षस का चेहरा देखा, जिसमें से एक निश्चित नीली आभा निकल रही थी। बड़े पंखों वाली छिपकली की पीठ पर सवार होकर एक नर प्राणी कवच का एक आकर्षक सेट पहनकर बाहर आया, जिसे केवल राजघराने ही पहन सकते थे। नर राक्षस के सिर के ऊपर 4 शब्द स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। दानव राजा बारन। ये बॉस एक असाधारण आभा बिखेर रहा था। जिनवू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इस विशाल कालकोठरी की सबसे ऊपरी मंजिल की रक्षा करने वाले मालिक के लिए उपयुक्त ये प्राणी शानदार वैभव से भरा हुआ था। हालांकि जिनवू की नजर बॉस की तरफ चली गई। ये बॉस जिस छिपकली पर सवार था उसका अपना एक नाम भी था, द स्काई ड्रैगन कैसेलिन, आकाश ड्रैगन। इसके नाम और शक्ल सूरत से देखने पर यह बिल्कुल भी राक्षस जैसा नहीं लग रहा था। जरा ठहरिए, अगर यह राक्षस नहीं है तो क्या मैं? भले ही उसने राक्षसों को मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वह उनकी छाया नहीं निकाल सका। इसलिए उसने पहले ही इस स्थान पर उपयोगी छाया प्राप्त करना छोड़ दिया था। लेकिन क्या होगा अगर यह एक गैर राक्षस था जो उड़ भी सकता था? मुझे ये चाहिए। यदि वह इसकी छाया निकाल सके तो अवश्य निकालेगा। यह पहली बार होगा जब वह व्हाइट फैंटम्स के नेता बारूका से मुठभेड़ के बाद एक ऐसी छाया से टकराया जिसे वह निकालना चाहता था। जिनवू ने अपनी सूखी लार निगल ली। तभी बरन ने आसमान की ओर हाथ उठाया। दानव राजा बरन ने कौशल द आर्मी ऑफ हेल को सक्रिय कर दिया है। नरक की सेना। जिनवू के कानों में एक के बाद एक कई चेतावनी की घंटियां बजी। राक्षस सैनिकों को बुलाया गया है। दानव शूरवीरों को बुलाया गया है। दानव जनरलों को बुलाया गया है। संदेशों से उसकी दृष्टि भर जाने के साथ ही दानव राजा के चारों ओर पूरी तरह से राक्षसों से युक्त एक सेना प्रकट हो गई। सामान्य दृष्टि से देखने पर भी उनकी संख्या 1000 से अधिक रही होगी। तो ये शुरुआत होनी चाहिए। जिनवू ने अपनी सारी छिपी जादुई ऊर्जा भी जारी कर दी। जब बरन ने अहंकारपूर्वक जिनवू की दिशा में आकाश की ओर इशारा करते हुए हाथ नीचे किया, तो राक्षसी सेना काले ज्वार की तरह उस पर टूट पड़ी। राक्षसों के प्रबल आक्रमण से भूमि कंपायमान हो उठी। जिनवू ने दानव राजा की सेना को घूर कर देखा, क्योंकि उसके होठों का कोना ऊपर की ओर झुका हुआ था। मेरे पास भी सैनिक हैं, आप जानते हैं। जिनवू ने अपना मुंह खोला। मेरी परछाइयां। पलक झपकते ही जिनवू की छाया आसपास के सभी इलाकों में फैल गई। उन्होंने संप्रभु क्षेत्र नामक कौशल को सक्रिय किया था। जब दानव राजा की सेना ने अंधेरी भूमि में कदम रखा, तो जिनवू ने अंततः अपने छाया सैनिकों को बुलाया। अपने आप को दिखाओ। उसकी परछाइयां उसकी पुकार का उत्तर देने के लिए तुरंत उठ खड़ी हुई। जिनवू दुश्मनों के बीच भ्रम और घबराहट को गहराई से महसूस कर सकता था। इस उद्घाटन पर तुरंत कब्जा करते हुए 2 भौतिक प्रकार के नाइट ग्रेड सैनिक, आयरन और टैंक, अपने पास मौजूद सभी चीजों के साथ आगे बढ़े और दुश्मन से टकरा गए। दर्जनों राक्षस चिल्लाए और 2 छाया सैनिकों की बेतुकी ताकतों से दूर भाग गए। उनके ठीक पीछे 100 से अधिक सैनिक काली ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़े। और इस शुरुआती सैल्वो का मुख्य आकर्षण स्पष्ट रूप से इग्रिट का था। वह हल्के से आयरन के सिर के ऊपर से कूदा और धीरे से जमीन पर उतरा, इससे पहले कि वह अपने हाथों में पकड़ी तलवारों का उपयोग करके हर राक्षस को काटता और टुकड़े टुकड़े कर देता। ये एलिट नाइट ग्रेड के अनुरूप प्रदर्शन था। वैसे आप जानते हैं, इग्रिट मेरी सेना में एकमात्र विशिष्ट शूरवीर नहीं है। जिनवू की नजर उसकी तरफ चली गई। फैंग्स ने तब तक खुद को विशाल बनाना समाप्त कर लिया था और बड़े भारी गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा, जैसे कि इस बात पर जोर दे रहा हो कि अब लड़ने की उसकी बारी है। जिनवू ने फैंग्स की बड़ी पीठ को देखते हुए एक सामग्री अभिव्यक्ति बनाई। फैंग्स ने एक गहरी गहरी सांस ली। उसकी छाती स्पष्ट रूप से फूल गई। जिनवू ने तुरंत फैंग्स के सामने पाए गए सभी छाया सैनिकों को याद किया, ताकि उनका विशाल सैनिक बिना कुछ रोके हमला कर सके। सैनिक छाया में लौट आए और जिनवू ने अपनी उंगली से इंगित नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। और तब फैंग्स के मुंह से निकलने वाली लपटों के विशाल क्रूर स्तंभ ने जमीन पर मौजूद राक्षसों को पूरी तरह से वाष्पित कर दिया। हालांकि आग की लपटें यहीं नहीं रुकी। फैंग्स ने अपना सिर बाएं से दाएं घुमाया और हमले के चाप में फंसे सभी राक्षसों को पूरी तरह से भस्म कर दिया। आग की लपटों में झुलसे वे सभी बेचारे राक्षस एक चीख भी नहीं निकाल सके। इस प्रक्रिया में कुछ छाया सैनिकों को भी हमले में शामिल किया गया, लेकिन जब तक वे अपने संप्रभु के प्रभाव में थे, उन्हें असीम रूप से पुनर्जीवित करना संभव था। बहुत अच्छा। जिनवू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली।
100 से अधिक छाया सैनिक अपनी संख्या से 10 गुना अधिक सेना पर भारी पड़ रहे थे। राक्षसी सैनिक और उनकी पंक्तियां कुछ ही समय में नष्ट हो गईं। लेकिन यह तब था। बरन ने निष्क्रिय रूप से पीछे खड़े रहना बंद कर दिया और अंततः अपनी चाल चली। बॉस प्राणी के चौड़े खुले मुंह के भीतर नीली चिंगारियों की अनगिनत किरणें गूंजती और चटकती थीं। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली चिल्लाहट के साथ नीली रोशनी की ठंडक पैदा करने वाली किरण ने छाया सैनिकों को घेर लिया। जिन वू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नीले बिजली के तूफान में बहते हुए सैनिक पल भर में बिखर गए, जबकि जो तुरंत मौत से बचने में कामयाब रहे वे अपने स्थानों पर ऐसे खड़े रहे जैसे कि वे ठोस रूप से जमे हुए हों। ये नियमित बिजली नहीं है। भयावह विनाशकारी शक्ति के साथ साथ अपने लक्ष्य को अचंभित करने वाले दुष्प्रभावों से युक्त बिजली के बोल्ट सभी जगह गिरे। और हाँ, इन नीले रंग के बिजली के तूफानों में से एक जिन वू की ओर भी जा रहा था। हालांकि अपने शैडो सोल्जर्स के बिल्कुल विपरीत उसे एक भी क्षति नहीं हुई। जलने से संबंधित सभी क्षति को विंड रोब द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, जो वह वर्तमान में पहना था, और आपने बफ इम्यूनिटी के प्रभाव से असामान्य स्थिति का विरोध किया है। आपने बफ इम्यूनिटी के प्रभाव से असामान्य स्थिति का विरोध किया है। जहां तक बिजली के स्तब्ध कर देने वाले प्रभाव की बात है, उसकी असामान्य स्थिति प्रतिरक्षा बफ ने इससे निपटा। जिन वो तुरंत बारन की ओर दौड़ पड़ा। यदि उसने बॉस के जादू को अभी नहीं रोका, तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि लड़ाई का प्रवाह उसके पक्ष से दूर हो जाएगा। बरन की नजर जिन वू पर पड़ी। बॉस के खुले मुंह से एक और कान चीखने वाली चीख निकली और जिन वू के चारों ओर बिजली की नीली धारियां बरसने लगी। हालांकि बरन को यह एहसास हुआ कि केंद्रित बिजली के हमलों का जिन वू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बुरी तरह से घबरा गया। उसने बॉस की व्याकुलता को स्पष्ट रूप से महसूस किया। कौशल डैश का उपयोग करते हुए जो अधिकतम प्राप्य स्तर तक पहुंच गया था, जिन वू ने पलक झपकते ही दूरी तय कर ली और हवा में ऊंची छलांग लगा दी। बरन ने भी अपनी तलवार खोल दी। जिन वू का उल्टा पकड़ वाला बारूका का खंजर और दानव राजा का ब्लेड नीली लपटों से युक्त आमने सामने टकरा गए। शोर का एक बड़ा विस्फोट फैल गया। बारन को स्काई ड्रैगन से दूर धकेल दिया गया, जबकि जिन वू को भी पलटाव से दूर फेंक दिया गया। जिन वू ने जमीन पर लुढ़कना बंद कर दिया और बरन के साथ ही उठ गया। उन्होंने केवल कुछ क्षण के लिए एक दूसरे को घूर कर देखा। वे दोनों अपने पास मौजूद हर चीज को लेकर शुद्ध अंतःप्रेरणा से एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। बरन ने अपने मुंह से और भी नीली चिंगारी उगल दी। प्रकाश की अनगिनत नीले रंग की किरणें उस पर गिरी। जिन वू ने लबादे के रक्षात्मक गुणों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गर्मी बढ़ रही है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि लबादे के सिरे में आग लगी हुई थी। उसने झट से चोगा उतार फेंका। मुझे लगता है कि यह लबादा मेरी रक्षा कर सकता है। अंत में यह मनुष्यों द्वारा तैयार की गई एक कलाकृति थी। अब तक इसने अपना काम काफी सराहनीय तरीके से किया था, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। यहां से जिन वू को खुद ही चीजों की देखभाल करनी पड़ी। उसने अपनी लार निगल ली, मानो उसे आभास हो गया हो कि एक अवसर आ गया है। बरन के मुंह के भीतर फूटने वाली नीली चिंगारियों की तीव्रता एक पायदान बढ़ गया। जिन वू ने तैयार होने के लिए जितना हो सके अपनी इंद्रियों को बढ़ाया। मैं ये कर सकता है। नहीं, उसे बस यही करना था। समय के साथ उसके परिप्रेक्ष्य में काफी हद तक धीमा होने के साथ जिन वू ने शांतिपूर्वक अपनी ओर उड़ने वाली बिजली की नीली रेखाओं में से हर एक को चकमा दे दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे बरन की आकृति करीब आती गई, जिन वू को एक एक करके दानव के महल की अपनी यादें याद आने लगी। उस दौरान भी वह नीली बिजली से बचने में कामयाब रहा। उसका दिल अभी बहुत धीरे धीरे धड़क रहा था। जिन वू ने बरन के सभी हमलों को वास्तव में कागज के पतले अंतर से चकमा दिया और अंततः दानव राजा के सामने खड़ा हो गया। तभी उसे अंततः एहसास हुआ कि वह दानव के महल की घटनाओं को इस तरह क्यों याद कर रहा था, क्योंकि वह कृतज्ञ महसूस कर रहा था। धन्यवाद, उसे इस तरह के एक बेतुके मजबूत राक्षस के खिलाफ समान रूप से लड़ने की महान शक्ति प्रदान करने के लिए। जैसे जैसे वह प्रत्येक मंजिल पर चढ़ता गया, वह और अधिक ढलता और परिष्कृत होता गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे इसी क्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा हो। तो वह अभी आभारी कैसे महसूस नहीं कर सकता। दानव राजा के कंधे पर वार करने के लिए नाइट किलर का उपयोग करने से पहले बारन ने अपनी तलवार से तिरछे वार किए और जिन वू ने इसे रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ में बारूका का खंजर उठाया। दुश्मन के कवच को भेदने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया हथियार बारन के कंधे में गहराई तक घुस गया। जिन वू ने क्षण भर के लिए सोचा कि वह बरन की ध्वनिहीन चीख सुन सकता है। उसने नाइट किलर को झटके से बाहर कर दिया। बरन की आंखों में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी।
दानव राजा बहुत परिश्रम से हौंफने लगा। आखिरकार बॉस ने अपनी चाल चली। जिन वू के दो खंजर और बरन की तलवार अनगिनत बार एक दूसरे से टकराई और उसके शरीर पर कई घाव हो गए। हर बार जब उनके ब्लेड टकराते थे तो जादुई ऊर्जा की टक्कर से निकलने वाली सदमे तरंगों से दोनों के आसपास की जमीन धंस जाती थी। जिन वू के माथे पर गहरी शिकन आ गई। कंधे पर इतना गहरा घाव होने पर भी दानव राजा की उपाधि के अनुरूप बरन की शक्तियों का उपहास करने लायक कुछ भी नहीं था। जिन वू को अपनी कलाइयों से दर्द महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह नुकसानदेह स्थिति में होगा। मुझे इस गतिरोध को तोड़ने की जरूरत है। जिन वू और बरन दोनों के दो दो हाथ थे। हालांकि जिन वू के पास एक छिपा हुआ तीसरा हाथ भी था। शासक की पहुंच। अचानक एक शक्तिशाली प्रभाव बल ने बारन को एक घुटने के बल नीचे धकेल दिया। इससे पहले कि बारन अपनी उलझन से उबर पाता, जिन वू की मुट्ठी दानव राजा के चेहरे पर जोर से लगी। दर्जनों मीटर तक जमीन पर लुढ़कने के बाद ही बारन की बेकाबू लड़खड़ाहट खत्म हुई। हालांकि यह उठ नहीं सका, क्योंकि जिन वू तब तक पहले से ही दानव राजा के धड़ पर सवार हो चुका था। बरन ने झट से अपना मुंह उसकी ओर खोल दिया। बहुत बुरा हुआ, बारन दूसरी बिजली नहीं गिरा सका। जिन वू की बाईं मुट्ठी दानव राजा के मुंह में गहराई तक घुसी हुई थी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि मंत्र सील रहेगा। बरन की आंखें जोर से कांप गईं। इस बीच जिन वू ने अपने हाथ में लिपटे खंजर का उपयोग न करने का निर्णय लेते हुए अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। स्ट्रेंथ स्टेट की भयानक शारीरिक शक्ति जो 200 से अधिक हो गई थी, ने तेजी से बॉस राक्षस के एचपी को नष्ट कर दिया। और अंत में जिन वू ने अपनी लगभग सारी ताकत उठी हुई दाहिनी मुट्ठी में डाल दी। एक पल में उसके कंधे और बांह की मांसपेशियां बहुत फैल गईं और उसके चारों ओर की हवा इतनी भारी हो गई कि वह वास्तव में नीचे गिर गई। उसकी दाहिनी भुजा के चारों ओर एकत्रित जादुई ऊर्जा की भारी मात्रा ने सभी आवाजों को दूर कर दिया और तुरंत आसपास का वातावरण एकदम शांत हो गया। इस संक्षिप्त चुप्पी के भीतर जिन वू ने अपने नीचे वाले बॉस की ओर देखा और बुदबुदाया, सबके लिए धन्यवाद। बेशक कोई जवाब नहीं था। दानव राजा ने केवल जिन वू को घूर कर देखा। उसकी आंखों में नफरत की गहरी आग जल रही थी। मुझे यकीन है कि आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी वह अपने सीने में उमड़ रहे इस भाव को व्यक्त करना चाहता था। उसके ईमानदार धन्यवाद देने के बाद जिन वू ने इस दानव महल के मालिक के खिलाफ अंतिम प्रहार किया और फिर रिंग की ध्वनि से उसका स्वागत किया गया। साथ ही कई संदेश भी दिए जिससे उसे और भी अच्छा महसूस हुआ। आपने राक्षस राजा बारन को मार डाला। आपने बरन की आत्मा हासिल कर ली है। आपने क्वेस्ट कलेक्ट द सोल्स ऑफ डेमंस पूरा कर लिया है। लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ। चैप्टर 108। जिन वू ने थोड़ी राहत की सांस ली। यही वह क्षण था जब उसका लंबा मार्च, जो डेमंस कैसल कालकोट्री की पहली मंजिल से शुरू हुआ था, इस 100वीं मंजिल पर समाप्त हो रहा था। उसने अपनी अशांत भावनाओं पर काबू पाने के लिए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी मां के चेहरे की छवि सामने आ गई। जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो सिस्टम संदेश जो अभी तक दूर नहीं हुए थे, फिर से उसकी दृष्टि में आ गए। उसके समतल होने की 4 चेतावनियां वहां तैरने लगी। मैं एक ही बार में 4 स्तर ऊपर उठ गया। जिन वू की अभिव्यक्ति काफी उज्ज्वल हो गई, ये सोचते हुए कि 90 के स्तर को पार करने के बाद उसकी समतल करने की गति धीमी होकर रेंगने वाली हो गई थी। वह खुशी से झूमने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने तुरंत अपना स्टेटस विंडो चेक किया। स्तर 97। सचमुच उसका स्तर 4 गुना बढ़ गया था। बहुत बढ़िया। जिन वू ने मुट्ठी बांध ली। अंततः इस कालकोठरी को साफ करने के बाद उसे जो राहत महसूस हुई, उसके साथ साथ उपलब्धि की एक चक्करदार भावना भी तुरंत जुड़ गई। हालांकि उसने जल्द ही इस खुशी को अपने मन के पीछे रख दिया। उसके पास अभी भी स्तर ऊपर उठाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। दानव राजा का शुद्ध रक्त। वह आइटम दिव्य जल का जीवन तैयार करने के लिए अंतिम पहेली टुकड़ा था। जिन वू ने जल्दी से अपने हाथ से पट्टी खोली और दानव राजा बारन की लाश पर चमकती रोशनी की ओर पहुंचा। आपने आइटम डेमन संप्रभु रिंग की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? आपने आइटम डेमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? आपने आइटम डेमन किंग्स शॉर्ट स्वॉर्ड की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? आपने आइटम बारन्स टू हॉर्न्स की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? आपने संघटक वस्तु दानव राजा का शुद्ध रक्त की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? उत्साहित महसूस करने के बजाय जिन वू को लगातार पॉप अप हो रहे आइटम खोजे गए संदेशों की सूची से चिंता महसूस हुई।
क्योंकि वह जिस वस्तु की तलाश कर रहा था वह उसे नहीं मिल सका। हालांकि जैसे ही उसने अंतिम वस्तु दानव राजा का शुद्ध रक्त देखा, वह उत्साह से चिल्ला उठा, ये यहाँ है। जिन वू ने तुरंत सभी वस्तुएं हासिल कर ली और उस वस्तु को उठा लिया जो दानव राजा का शुद्ध रक्त रहा होगा। घटक वस्तु दानव राजा का शुद्ध रक्त। दुर्लभता अननोन। प्रकार संघटक। ये राक्षसों के राजा बरन के रक्त को शुद्ध करने से बना तरल है। इसमें अत्यधिक जादुई ऊर्जा होती है, लेकिन शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी रक्त में अभी भी मजबूत विषाक्त पदार्थ बरकरार रहते हैं। रक्त को एक चिकित्सा घटक के रूप में उपयोग करने के लिए, विष को बेअसर करने के लिए विश्व वृक्ष का टुकड़ा और इकोस के जंगल से वसंत जल दोनों की आवश्यकता होती है। लाल तरल पदार्थ जिस कोण से पकड़ा गया था उसके अनुसार एक स्पष्ट कांच की बोतल के अंदर फिसल गया। ये राक्षस राजा का खून है। उसके पास पहले से ही अन्य दो सामग्रियां थीं, विश्व वृक्ष का टुकड़ा और इकोस के जंगल से वसंत जल। तो इसमें झिझकने की क्या बात थी। जिन वू ने तुरंत क्राफ्टिंग स्किल विंडो को बुलाया। क्राफ्टिंग कौशल उपभोज्य जीवन का दिव्य जल 3/3। अतीत से अलग शब्द दिव्य जल का जीवन अब लगातार टिमटिमा रहा था। जब उसने विवरणों की जांच की तो क्राफ्टिंग संभव शब्दों ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। जीवन का दिव्य जल क्राफ्टिंग संभव सामग्री 1 दानव राजा का शुद्ध रक्त 1/1। 2 विश्व वृक्ष का टुकड़ा 1/1। 3 इकोच के जंगल से झरने का पानी 1/1। क्या आप आइटम डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ का निर्माण शुरू करेंगे। जिन वू को तैयार लेख देखने की जल्दी थी, इसलिए उसने और समय बर्बाद नहीं किया और क्राफ्टिंग प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। शुरू करो। आइटम डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ के लिए निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 9 8 जिन वू ने सांस रोककर परिणाम का इंतजार किया। 7 6 5 क्राफ्टिंग की सफलता का प्रतिशत और तैयार वस्तुओं की संख्या क्राफ्टर की इंटेलिजेंस स्टेट पर निर्भर करेगी। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप अभी मुझे बता रहे हैं कि सफलता की संभावना, साथ ही पूर्ण की गई वस्तुओं की संख्या इंटेलिजेंस स्टेट पर निर्भर करेगी। यदि तुम मूर्ख होते तो कुछ भी नहीं बना पाते। ये कुछ हद तक तर्कसंगत लग रहा था, इसलिए जिन वू केवल अपना सिर हिला सकता था। इस बीच उल्टी गिनती लगातार चलती रही। 4 3 2 क्राफ्टिंग सफलता का प्रतिशत शब्द उसकी नसों पर इतना क्यों चढ़ गया। अभी वह जो एकमात्र सांत्वना ले सकता था वह ये तथ्य था कि कम से कम वह इंटेलिजेंस स्टेट के महत्व के बारे में इतनी जल्दी जाग गया था कि वहां बहुत सारे अतिरिक्त स्टेट पॉइंट निवेश कर सके। 1-0 क्रिएटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्राफ्टिंग सफल हुआ। आपने आइटम डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ गुना 6 हासिल कर लिया है। ये है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जिन वू तब तक उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही सफलता संदेश पॉप हुआ, उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। हालांकि उसे जल्द ही कुछ अजीब सा पता चला। राक्षस राजा के खून से भरी बोतल अभी भी उसके दाहिने हाथ में थी। अच्छा, खून की मात्रा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जिन वू ने अपनी सूची से विश्व वृक्ष के टुकड़े और इकोस के जंगल से झरने का पानी को बुलाने से पहले अपना सिर झुकाया। हालांकि जमीन पर दिखाई देने वाली एकमात्र चीज विश्व वृक्ष का थोड़ा सा मुंडा किनारे वाला टुकड़ा था। उसने अपनी इन्वेंटरी देखी और खोज की, लेकिन झरने का पानी कहीं नहीं मिला। ये हो सकता है। थोड़ा संदिग्ध महसूस करते हुए उसने क्राफ्टिंग स्किल विंडो की पुष्टि की और उसके संदेह का जल्द ही पूर्ण उत्तर दिया गया। सामग्री 1 दानव राजा का शुद्ध रक्त 1/1। 2 विश्व वृक्ष का टुकड़ा 1/1। 3 इकोच के जंगल से झरने का पानी 0/1। 3 सामग्रियों में से केवल स्प्रिंग वाटर ने 0 दिखाया। तो ये कुछ इस तरह है कि सभी सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल आवश्यक मात्रा का ही उपयोग किया जाएगा। क्या ऐसा ही है? क्राफ्टिंग प्रक्रिया रुक गई होगी क्योंकि अन्य 2 सामग्रियों के विपरीत इकोस के जंगल से झरने का पानी खत्म हो गया था। शुरुआत से ही उसे यह एहसास हुआ कि क्राफ्टिंग प्रक्रिया के लिए दानव राजा के बहुत अधिक रक्त की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक विश्व वृक्ष के टुकड़े की बात है, जब उसने शुरुआत में इसे हासिल किया था तो ये लकड़ी का एक विशाल टुकड़ा था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि छोटी बोतल में मौजूद झरने का पानी सबसे पहले खत्म हो जाएगा। जिन वो संतुष्टि में व्यापक रूप से मुस्कुराया। खैर, मेरे लिए यह कोई बुरा परिणाम नहीं है, क्योंकि जब तक वह भविष्य में इकोच के जंगल से झरने के पानी को और अधिक पा सकता है, तब तक उसे जीवन के इस दिव्य जल को और अधिक बनाने का मौका मिलेगा। रुको, विचार करने के लिए एक और समस्या है ना? जिन वो इस दिव्य जल की एक बोतल के लिए बेताब था, फिर भी अब जमीन पर 6 लकड़ी की बोतलें उसका इंतजार कर रही थी,
इसलिए उसके लिए अपने बेतहाशा धड़कते दिल को शांत करना काफी मुश्किल था। आइटम, जीवन का दिव्य जल। दुर्लभता, एस प्रकार, उपभोज्य। एक रहस्यमयी तरल दवा जो अपने भीतर निहित शक्तिशाली जादू के माध्यम से किसी भी और सभी बीमारियों का इलाज करती है। इसका असर एक पूरी बोतल पीने के बाद ही दिखाई देगा। क्या ये वस्तु सचमुच उसकी मां की बीमारी ठीक कर देगी? मुझे लगता है कि मुझे आज बाद में पता चलेगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जिन वू ने अपनी सूची में सभी 6 बोतलों के साथ साथ शेष सामग्री को भी सावधानीपूर्वक संग्रहित किया। फिर भी उसके पास अभी भी बहुत सी अन्य चीजें थी जिनसे गुजरना बाकी था। एक रिंग, एक लॉन्गर स्वॉर्ड, 2 शॉर्टर स्वॉर्ड और 2 जेपटेम्स। चूंकि बारन एक रैंक एस्कालकोट्री का मालिक था, इसलिए इसमें निश्चित रूप से बहुत सारी लूट हुई थी। खजाने का ये लौकिक ढेर दुखती आंखों के लिए एक दृश्य था, लेकिन अभी उन सभी से गुजरने का कोई कारण नहीं था। दरअसल उसकी प्राथमिकता यहां से निकलकर अपनी मां से मिलने की थी। जिन वू ने दानव राजा की लाश से प्राप्त सभी वस्तुओं को अपनी भरोसेमंद सूची में डाल दिया और फिर हल्के से हाथ झाड़ते हुए अपने चारों तरफ नजर दौड़ाए। मुझे एक जरूरी मामला निपटाना है, लेकिन उसकी वजह से उसे अन्य चीजें नहीं खोनी चाहिए, नहीं। क्या कोई पुरानी कहावत नहीं थी कि आप जितनी जल्दी में हो, आपको उपलब्ध मार्गों में से उतना लंबा रास्ता अपनाना चाहिए? या ऐसी ही कुछ बातें नहीं थी? जिन वू ने अपने पीछे देखा और अपने छाया सैनिकों को पंक्तियों में ध्यान से खड़ा पाया, जिन्होंने अपनी संख्या से 10 गुना अधिक सेना का नरसंहार किया था। उसके लड़कों के पीछे हर जगह मरे हुए राक्षस बिखरे हुए थे। स्काई ड्रैगन के बारे में क्या? जिन वू की भटकती निगाहों ने जल्दी से उस राक्षस की खोज की जिसके चारों ओर दानव राजा सवार था। चिंता की बात यह है कि उसे केवल राक्षसों की लाशें ही ऊंचे स्थानों पर ढेर लगी हुई दिखाई दी और कहीं भी स्काई ड्रैगन का कोई संकेत नहीं था। रुको, ये लड़ाई के दौरान उड़ नहीं सकता था, है ना? हालांकि शुक्र है कि उसकी चिंताएं लंबे समय तक नहीं रहीं। आयरन एक लंगड़ी हुई लाश को अपने पीछे खींच रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि स्काई ड्रैगन कैसलिन था। शायद आयरन को जिन वू की प्रशंसा से शर्मिंदगी महसूस हुई, जो कि कुछ समय में पहली बार था, क्योंकि उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाना शुरू कर दिया था। बेशक यह अभी भी उसके हेलमेट का पिछला हिस्सा था। जिन वू ने आयरन के कंधे को हल्के से थपथपाया और स्काई ड्रैगन के शरीर के सामने खड़ा हो गया। ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही उसे राक्षस के नाम और उसकी शक्ल से संदेह हुआ, उसने स्काई ड्रैगन की लाश से धीरे धीरे काला धुआं उठते देखा, जिसका मतलब था उसकी छाया निकालना संभव था। जिन वू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उठो। शैडो एक्सट्रैक्शन ने बिना किसी समस्या के काम किया, शायद अपने बहुत ऊंचे स्तर के कारण। एक जानवर की मौत की पीड़ा के साथ किसी प्रकार की काली गैस से ढका एक प्राणी स्काई ड्रैगन की छाया से रेंगकर बाहर आया। मृत ड्रैगन की छाया ने तुरंत अपने नए मालिक को पहचान लिया और जिन वू के सामने अपना सिर झुका लिया। कृपया छाया सैनिक का नाम निर्दिष्ट करें। ओह, जिन वू ने आश्चर्यचकित भाव व्यक्त किया। चूंकि उसे प्राणी को लड़ते हुए देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने इसे केवल एक पर्वत माना और कुछ और नहीं, लेकिन ये लड़ाई में काफी उपयोगी रहा होगा, क्योंकि स्काई ड्रैगन की छाया तुरंत नाइट ग्रेड के रूप में शुरू हुई थी। यदि उसने इस तथ्य पर विचार किया कि शैडो आर्मी का इक्का एग्रेड भी बहुत पहले एक नाइट ग्रेड था, तो यह एक आश्चर्यजनक विकास था। लेकिन फिर इसका कुछ मतलब निकला। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि एक बॉस जिसे दानव राजा कहा जाता है, वह एक कमजोर दयनीय राक्षस पर सवारी करेगा। अब क्या ऐसा था? जिन वू वास्तव में अपने नए सैनिक के ग्रेड से संतुष्ट था और उसने सिस्टम संदेश का उत्तर दिया। कैसलिन। नहीं रुको, बेवजह उसे लगा कि नाम थोड़ा ज्यादा लंबा है। कैसल। स्काई ड्रैगन, जिसे अब एक नया नाम दिया गया है, ने अपना सिर आसमान में ऊंचा उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। हर कोई, आप सभी ने कड़ी मेहनत की। उन शब्दों के साथ जिन वू ने अपने सभी छाया सैनिकों को, जिसमें कैसल नया सदस्य भी शामिल था, वापस अपनी छाया में संग्रहित कर लिया। दानव के महल से बाहर निकलने का लगभग समय आ गया था। हालांकि एक और चीज अभी भी बाकी थी। जिन वू ने इनबॉक्स खोला, जहां खोज पूरी होने के संदेश अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। आपने एक नॉर्मल क्वेस्ट कलेक्ट द सोल्स ऑफ डेमंस पूरा कर लिया है। समापन पुरस्कार अब उपलब्ध है। क्या आप पुरस्कारों की पुष्टि करेंगे, हाँ या नहीं? हाँ, जाहिर है। जैसे ही उसने उत्तर दिया, उसके सामने पुरस्कारों की सूची सामने आ गई। निम्नलिखित पुरस्कार उपलब्ध कराए गए हैं। 1 उच्चतम श्रेणी का रून पत्थर। 2 बोनस स्टेट अंक +30। 3 अज्ञात इनाम। क्या आप उन सभी को लेंगे? तथाकथित शैडो एक्सचेंज कौशल। बस ये क्या हो सकता है?
चूंकि वह खोज की शुरुआत से ही इस उच्चतम श्रेणी रून स्टोन के बारे में उत्सुक था, जिन वू ने पहले उसे लेने का फैसला किया। ठीक है, फिलहाल मैं पहला इनाम चुनता हूं। उच्चतम ग्रेड रून स्टोन शैडो एक्सचेंज वितरित किया गया है। उस संदेश के आने और चले जाने के बाद उसे अपनी हथेली के भीतर एक छोटी सी चट्टान का निवास महसूस हुआ। जब वह हाथ को अपनी नाक के करीब लाया और उसे खोला तो उसने वहां एक जेट काला रून स्टोन को आराम करते हुए पाया। इसका रंग रेगुलर रून स्टोन से बिल्कुल अलग था। इसके अलावा इसका रंग औसत काले रंग की तुलना में बहुत अधिक रहस्यमय था। अतीत के विपरीत, जब उसे शारीरिक रूप से पत्थर को तोड़ना होता था, तो जैसे ही उसने अपना हाथ दबाने के बारे में सोचा, वह वस्तु अपने आप ही ढह गई। टूटे हुए रून स्टोन से उठने वाली काली काली आभा ने उसके शरीर में समा जाने से पहले धीरे धीरे जिन वू को घेर लिया। उसने जल्दी से अपना स्किल विंडो चेक किया। कौशल शैडो एक्सचेंज लव 1 वर्ग विशिष्ट कौशल सक्रिय करने की आवश्यकता है, कोई नहीं। संबंधकर्ता निर्दिष्ट छाया सैनिक के साथ स्थान बदल सकता है। एक बार सक्रिय होने के बाद कौशल का दोबारा उपयोग करने में सक्षम होने से पहले आपको 3 घंटे की कूल डाउन अवधि का इंतजार करना होगा। कौशल के स्तर के अनुसार कूल डाउन अवधि बदल जाएगी। कौशल का विवरण पढ़ते ही जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। निश्चित रूप से ये कूल डाउन अवधि की सीमा के कारण बाधित हो सकता है, लेकिन नहीं, इसके बजाय यह एक अविश्वसनीय कौशल था जिसे शायद इसे निष्पक्ष बनाने के लिए उस शांत अवधि की आवश्यकता थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा शैडो सोल्जर कहीं भी हो, स्थान बदलना संभव है? इस पर निर्भर करते हुए कि उसने इसका उपयोग कैसे किया, ये लगभग टेलीपोर्टेशन के स्तर पर था। जिन वो एक छाया सैनिक को बुलाने और तुरंत इस नए कौशल का परीक्षण करने वाला था, लेकिन उसने तुरंत अपना मन बदल दिया। अगर मुझे इसका परीक्षण करना है, तो मैं इसे किसी ऐसे सैनिक के साथ भी आजमा सकता हूं जो वास्तव में बहुत दूर है। शुक्र है, उसने दानव के महल के बाहर मुट्ठी भर सैनिकों को छोड़ दिया। उसने उनमें से 3 को अपनी बहन की छाया में छिपा दिया, जबकि 5 इस समय जिले में गश्त कर रहे थे। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है ना? वह नहीं जानता था कि इस कौशल का बाद में किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है, और साथ ही वह अपनी बहन के स्थान के पास भी बेतरतीब ढंग से नहीं निकल सकता था। और यह उसकी बहन के पागल होने की संभावना को भी दरकिनार करने के बाद था। इसलिए उसने अपने जिले के चारों ओर गश्त कर रहे 5 छाया सैनिकों में से एक से निकलने वाले सिग्नल की तलाश की और उस पर ध्यान केंद्रित किया। शैडो एक्सचेंज। जैसे ही जिन वू ने अपना मुंह खोला, मानो गुरुत्वाकर्षण उसे शक्तिशाली ढंग से नीचे खींच रहा था, वह तेजी से अपनी ही छाया में समा गया। चैप्टर 109। इससे पहले कि जिन वू को उसकी छाया पूरी तरह से निगल लेती, उसने सिस्टम द्वारा जारी एक और संदेश सुना। सैनिक की मृत्यु के साथ कालकोठरी का आंतरिक भाग अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा। उसके गिरने का एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। अचानक गुरुत्वाकर्षण की दिशा उलट गई और अब उसे उसी गति से वापस ऊपर उठाया जा रहा था जिस गति से उसे अंदर खींचा जा रहा था। कुछ ही समय में उसकी धुंधली दृष्टि अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। क्या ये जगह नहीं है? जिन वू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक स्ट्रीट लाइट जो ऐसे टिमटिमाती रहती थी मानो टूट गई हो, एक हाथ से खींची जाने वाली लकड़ी की गाड़ी जो दीवार के सहारे अनिश्चित रूप से झुकी हुई है, एक बिजली का खंभा जिस पर आधा फटा फ्लाई स्टिलर चिपका हुआ है। उसने खुद को एक सुनसान गली में पाया जहां से अक्सर घर वापस जाते समय उसे गुजरना पड़ता था। अरे, ये वह उपनगर है जिसमें मैं रहता हूं, है ना? कुछ हद तक संयोगवश ये वही स्थान था जहां उन्हें जिले में गश्त शुरू करने के लिए 5 परछाइयों को भी जारी किया था। मेरा स्थान सचमुच बदल गया। जिन वू को उस समय गहरा स्तब्ध महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह किसी तरह शांत रहने में कामयाब रहा और उसने अपने पैरों के नीचे की छाया की जांच की। ठीक वैसे ही जैसे जब उसने अपने छाया सैनिकों को बुलाया, तो वह भी छाया से ऊपर उठ गया। उसने सावधानी से अपने पैर की नोक से अपनी परछाई को टटोला। जब उसने कौशल को सक्रिय किया, तो छाया ऐसे झुकी जैसे कि वह पानी की सतह पर कदम रख रहा हो, लेकिन अब यह सिर्फ एक नियमित छाया थी। वास्तव में प्रभावित महसूस करते हुए जिन वू ने स्किल विंडो की दोबारा जांच की। जैसा कि कौशल विवरण में कहा गया था, 3 घंटे की कूल डाउन अवधि प्रभावी थी। कौशल शैडो एक्सचेंजर V1 कक्षा विशिष्ट कौशल 2 घंटे 59 मिनट 57 सेकंड में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने सोना हासिल कर लिया है। इस कौशल की अद्भुतता को देखकर जिन वू का दिल तेजी से धड़कने लगा। और यह बहुत तेज भी था। जिस क्षण उसे छाया में ले जाया गया, वह एकाग्रता की चरम स्थिति को बनाए रख रहा था।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था तो अनुमानित समय बहुत धीमा हो जाएगा, इस स्थान पर स्थानांतरण वास्तव में पलक झपकते ही हो गया। उसकी लार धीरे धीरे उसके गले से नीचे बह रही थी। इस कौशल को शैडो एक्सचेंज कहा जाता है। इसमें असीमित अनुप्रयोग होता है, यह इस पर निर्भर करता है कि उसने इसका उपयोग कैसे किया। ओह सही, ये सही समय नहीं है। जिन वू ने अपनी उत्तेजना को शांत किया और अपनी जादुई ऊर्जा वापस ले ली। आखिरकार वह एक ऐसी दवा हासिल करने में कामयाब हो गया जो संभवतः उसकी मां को ठीक कर सकती थी, इसलिए उसे यहां इस तरह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बहुत अधिक जरूरी महसूस करते हुए जिनवू ने अपना हंटर इश्यू मोबाइल फोन स्विच ऑन किया और वर्तमान समय की पुष्टि की। पहले ही इतनी देर हो चुकी है। जिनवू के माथे पर बड़ी झुर्रियां पड़ गईं। टचस्क्रीन डिस्प्ले पर शाम के 10 बज रहे थे। हालांकि मुलाकात के घंटे अब बहुत बीत चुके थे, जिनवू ने स्काई ड्रैगन की छाया को बुलाने में एक बार भी संकोच नहीं किया। कैसल, अपने मालिक की पुकार का उत्तर देते हुए कैसल खुशी से चिल्लाया और अपना सिर जमीन से बाहर धकेल दिया। और जल्द ही ट्रक के आकार का एक विशाल छिपकली जैसा प्राणी प्रकट हुआ जिसके कोई हाथ नहीं थे लेकिन विशाल पंख थे। जब कैसल ने अपने विशाल पंख फैलाए तो पहले से ही सनकरी गली एक पल में लबालब भर गई। ये तो थोड़ी मेहरबानी थी कि आसपास कोई और लोग नहीं थे, नहीं तो। जिनवू करीब चला गया और कैसल ने आसानी से चढ़ने की अनुमति देने के लिए अपना शरीर नीचे कर लिया। जिनवू ने विधिवत ऐसा किया। भले ही यह उसका पहली बार था, उसे पहले से ही अपनेपन का एहसास हुआ जैसे कि वह लंबे समय से कैसल पर सवारी कर रहा हो। उसने सोचा कि हवा में उड़ने से कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ, अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अस्पताल के कर्मचारियों के बारे में बात नहीं कर रहा था। भले ही पुलिस या सेना ने उसे रोकने की कोशिश की हो, वह जानता था कि उसके पास उनसे आगे निकलने की ताकत है। और कम से कम इस पल के लिए वह नहीं चाहता था कि कोई उसके रास्ते में बाधा बने। जिनवू ने गंभीर अभिव्यक्ति की और एक आदेश जारी किया। कैसल ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। कैसल तुरंत हवा में उड़ गया और तेजी से उस दिशा में उड़ गया जिस दिशा में जिनवू ने इशारा किया था। देर होने के बावजूद हंटर्स एसोसिएशन की दीवारों के भीतर एक बैठक अभी भी हो रही थी। कोरिया जापान सहकारी छापे पहले से ही लौकिक कोने के आसपास थे और एसोसिएशन जेजू द्वीप के चींटी राक्षसों की सफल अधीनता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहा था। यहां जापानियों द्वारा भेजा गया डेटा है। एसोसिएशन के एजेंट ने रिमोट पर एक बटन दबाया। जल्द ही विशाल स्क्रीन चींटी राक्षसों के फुटेज से भर गई, जिसे एक जापानी उपग्रह से जुड़े जादुई शक्ति संवेदन कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया था। ये पहले, दूसरे और तीसरे वशीकरण प्रयासों के दौरान लिए गए रिकॉर्ड थे। गो गुनहुई की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। वास्तव में चींटी रानी और उसके रक्षकों को छोड़कर हर एक चींटी ने चींटी सुरंग छोड़ दी। चींटी राक्षस वैसे ही चले गए जैसे जापानियों ने कहा था कि वे चले जाएंगे। यद्यपि अभिभावक चींटियों का अस्तित्व समीकरण में एक चिंताजनक चर था, साथ ही उच्च रैंक वाले कालकोठरी के भीतर अपने मालिकों की रक्षा करने वाले कुछ अभिभावक प्रकार के राक्षसों को ढूंढना भी सामान्य था। फिर भी यह दावा करना कठिन था कि कोई जोखिम नहीं था। ऑपरेशन के कोरियाई पक्ष के शीर्ष व्यक्ति गो गनहुई ने तुरंत सबसे खराब स्थितियों में से एक के बारे में सोचा। अपनी रानी के खतरे में होने का एहसास होने के बाद चींटियों के प्रत्याशित से अधिक तेजी से घूमने की क्या संभावना है। हालांकि जापानियों ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। उन्होंने कहा है कि वे हस्तक्षेप रेडियो तरंग सिग्नल का उपयोग करेंगे। रेडियो तरंग संकेत। अपने शोध के अनुसार उन्होंने पाया कि चींटी राक्षस आपस में संवाद करने के लिए विशिष्ट रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। वास्तव में यदि कोई एक इकाई के रूप में कई हजारों की सेना का आदेश देना चाहता है तो आदेश भेजने की एक विधि मौजूद होनी चाहिए। गो गनहुई ने सिर हिलाया। और वे रेडियो तरंगों से चींटियों के संचार को बाधित कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा, सर। तो वे चाहते हैं कि हम पूरी तरह से चींटी रानी को मारने पर ध्यान केंद्रित करें, है ना? वशीकरण योजना अपने आप में काफी सरल थी। हालांकि यह सरल था, अन्य योजनाओं की तुलना में इसके सफल होने की संभावना भी अधिक थी। फिर भी गो गनहुई को इतनी चिंता क्यों महसूस हुई? उसने अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर टिका ली। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसके बारे में चिंतित हूं? ये तब था। गो गनहुई ने अपना सिर खिड़की के बाहर की ओर घुमाया। उसकी भौहें ऊंची हो गईं। एसोसिएशन अध्यक्ष की अचानक हरकत से बैठक कक्ष में मौजूद सभी लोग सहम गए। अनुभाग प्रमुख वू जिन चेओल अपने मालिक को किनारे से बचाने के लिए तेजी से करीब चला गया। कुछ हुआ सर? बस अब गो गनहुई ने अपनी नजर वू जिन चेओल पर डाली। बाद वाले की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह वैसी ही रही। क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ?
महोदय, मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। अभी अभी खिड़कियों के पार एक दूर स्थान से जादुई शक्ति की एक आश्चर्यजनक लहर उमड़ पड़ी। हालांकि यह केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए ही रहा और गो गनहुई की धारणा से तुरंत गायब हो गया, फिर भी उसे इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा। चूंकि उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष खिड़की के बाहर दूर तक घूरते रहे, एजेंटों को बैठक रोकनी पड़ी और सावधानी से अपने बॉस से पूछना पड़ा। महोदय, तभी गो गनहुई ने अपनी नजर दूसरी ओर घुमाए। उसका सिर अभी भी बगल की ओर झुका हुआ था। वह जादुई ऊर्जा के उस शक्तिशाली विस्फोट की संभावित उत्पत्ति के बारे में आश्चर्यचकित था, लेकिन फिलहाल उसे वर्तमान बैठक पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रभारी एजेंटों में से एक पर सवाल उठाने से पहले गो गनहुई गहरी सोच में पड़ गए। क्या आप हंटर सेओंग जिनवू से संपर्क करने में सफल हुए हैं? बेक यून हो ने पूछा। उसका सिर अभी भी उसके कंधे पर दिख रहा था। क्या आपको इसका एहसास हुआ? मिन ब्यून गू ने गवाहीपूर्वक उत्तर दिया। मैं अब सेवानिवृत्त हो सकता हूं, लेकिन मेरी रैंक नहीं गिरी है, आप जानते हैं। ये दोनों व्यक्ति तब तक पहली बार एक निश्चित पोजंग माचा के अंदर सस्ती शराब की एक बोतल साझा कर रहे थे, लेकिन अब उनके बीच केवल भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। बेक यूनहो ने अंततः अपनी नजर वापस अपने सामने की ओर कर ली। अभी वह क्या था? हो सकता है कि चोई जोंग इन और चा हे इन ने हंटर्स गिल्ड के शेयरों पर लड़ाई शुरू कर दी हो। कौन जानता है? मिन ब्यून गू हाथ में शॉट ग्लास के साथ वहीं जम गया था, लेकिन सोजू को अपने गले से नीचे उतारने से पहले वह अचानक खिलखिलाने लगा। बेक यूनहो ने स्तब्ध भाव से भाव व्यक्त किया। मुझे यह मत बताओ कि तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या यह मजाकिया नहीं था? कोई बात नहीं, रहने भी दो। लेकिन फिर भी अपने हास्य की भावना सहित मिन ब्यून गू को दिमाग में थोड़ा अजीब माना जा सकता है। उसके बारे में कोई शक नहीं। मेरा मतलब है, वह दुनिया का पहला रैंक एस हंटर होगा जो तब सेवानिवृत्त होगा जब वह अभी भी पूरी तरह स्वस्थ होगा, है ना? वह दुनिया में न केवल प्रथम, बल्कि अब तक के एकमात्र व्यक्ति भी था। वहां कितने लोग हैं जो एक रैंक एस हंटर द्वारा अर्जित की जा सकने वाली हास्यास्पद धन संपत्ति को स्वेच्छा से छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शुरुआत से ही मिन ब्यून गू किसी अमीर परिवार से भी नहीं था। बेक यूनहो की प्रश्नवाचक दृष्टि को भांपते हुए मिन ब्यून गू ने वापस पूछा। क्या आप सचमुच भाग लेने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन आपने देखा कि यून सियोक की मृत्यु कैसे हुई, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। मिन ब्यून गू ने चेहरे पर थोड़ी उलझन के साथ अपने शराब पीने वाले साथी की ओर देखा। बेक यूनहो ने अपना शॉट ग्लास खाली कर दिया और आगे बढ़ गया। अगर हम चींटियों को अकेला छोड़ दें, तो पूरा दक्षिण कोरिया उसी जगह की तरह खत्म हो जाएगा। आप इतने देशभक्त कब से हो गए? ठीक है, हमें इसे बाद में करने के बजाय जल्द ही करना चाहिए, इसलिए जब मैं इस पर काम कर रहा हूं तो एक अच्छा सा बहाना भी मिल सकता है। क्या आप सहमत नहीं हैं? गिल्ड एसोसिएशन के सम्मान को अस्वीकार नहीं कर सके। एसोसिएशन विभिन्न गिल्डों की जरूरतों को समायोजित करेगा, और गिल्डों को बदले में एसोसिएशन की कॉल का जवाब देना होगा। यदि कोई नहीं चाहता था, तो उसके पास कहीं और पलायन करने का विकल्प था। फिर ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी स्वस्थ राष्ट्र एक ऐसे शिकारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं था जो एक कठिन हमले से भाग रहा हो। भले ही किसी देश ने ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर लिया हो, क्या वास्तव में कोई इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकता है कि उक्त हंटर भविष्य में दोबारा वही स्टंट नहीं करेगा? मैं वैसे भी भागना नहीं चाहता। बेक यूनहो खुद से मुस्कुराया। इस बीच मिन ब्यून गू ने दो टूक जवाब दिया। मैं भाग नहीं लूंगा, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगा। यदि आपने मेरा मन बदलने की आशा से मुझसे मिलने के लिए कहा, तो आप दे भी सकते हैं। बस ऐसा नहीं है। बेक यूनहो ने शराब के लिए नकदी नीचे रख दी और खड़ा हो गया। तब तक बोतल खाली हो चुकी थी। मैं अलविदा कहने आया हूं, बस किसी मामले में। मुझे नहीं पता कि आखिरकार हमें दोबारा शराब पीने के लिए बैठने का मौका मिलेगा या नहीं। मिन ब्यून गू ने बेक यूनहो का मन बदलना छोड़ दिया, क्योंकि उसने बेक यूनहो को दूर जाते हुए अपना हाथ हिलाते हुए देखा था। बेक यूनहो पहले से ही पराधीनता योजना के खतरों को अच्छी तरह से जानता था, शायद किसी और से बेहतर। फिर भी वह अभी भी जा रहा है। बेक यूनहो की अभिव्यक्ति यह नहीं थी कि बहुत डरा हुआ महसूस करने के बावजूद किसी को घसीटा जा रहा है। नहीं, बल्कि उसने ऐसे व्यक्ति का चेहरा दिखाया जो इस अवसर पर आगे बढ़ने और जितनी संभव हो उतनी चींटियों को मारने के लिए तैयार हो रहा था। सचमुच वह पराधीनता के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिन ब्यून गू अपने चेहरे पर असहाय भाव के साथ केवल स्नैक्स चबा सकता था, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी चॉपस्टिक ने हिलना बंद कर दिया। एक मिनट रुकें। मैं ऐसे कई शिकारियों के बारे में नहीं सोच सकता जो राक्षसों के खिलाफ लड़ना पसंद नहीं करते। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ?
उपचारकर्ताओं के बीच ऐसे कुछ लोग थे, लेकिन दूसरी तरफ वे लोग इसके बजाय दूसरों को ठीक करना पसंद करते थे। मिन ब्यून गू ने अपने सिर के किनारे को खुरचने से पहले चकित होकर ओडन सूप के कटोरे को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल वे ही लोग जागृत हों जिन्हें लड़ना पसंद है? अरे, ऐसा कोई तरीका नहीं था जो सच हो सके। मिन ब्यून गू को कुछ अजीब लगा और ओडन खत्म करते समय वह अकेले ही हंस पड़ा। जिन वू जल्दी से अस्पताल पहुंचा। चलो देखते हैं। ये कमरा नंबर 305 था। शुरुआत में वह सामने के दरवाजे से अस्पताल में प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा था। कैसल पर सवार रहते हुए उसने अपनी मां के अस्पताल के कमरे की खिड़कियों की खोज की। शासक की पहुंच। खिड़कियों को ढकने वाले पर्दे चुपचाप बगल में अलग हो गए। उसने बिस्तर पर अपनी मां को चुपचाप सोते हुए देखा। वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी पिछली बार जब वह मिलने आया था। जिन वू ने खिड़की खोलने के लिए एक बार फिर रूलर्स रीच का इस्तेमाल किया और चुपचाप अस्पताल के कमरे में कदम रखा। कैसल तब तक उसकी छाया में गायब हो चुका था। वह जल्द ही बिस्तर के किनारे खड़ा हो गया। उसका दिल अब पागलों की तरह धड़क रहा था कि जिस समय का वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था वह आ गया है। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनकी मां काफी समय से बेहोश थी। ऐसी संभावना थी कि वह जीवन के दिव्य जल को निगलने में भी सक्षम नहीं हो सकती थी, और अगर उसने ऐसा किया भी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह बाद में ठीक हो जाएगी। तथापि जिन वू को सिस्टम द्वारा अब तक किए गए बहुत सारे चमत्कार देखने को मिले। यदि ये किसी और के साथ घटित होता तो वह कभी भी इसके बारे में एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता। किसी को भी ठोस सबूत के लिए दूर तक देखने की जरूरत नहीं थी। क्या वह उन चमत्कारों का चलता फिरता प्रमाण नहीं था? मैं रैंकी था, फिर भी अब मुझे यहाँ खड़ा देखो। उसकी सभी उपलब्धियां सिस्टम की शक्तियों के कारण थीं। अपना सिर उठाने से पहले जिन वू ने निःशब्द होकर अपने दोनों हाथों को देखा। उसकी मां उसकी आंखों के ठीक सामने लेटी हुई थी, ऐसे देख रही थी जैसे अगर वह उसे बुलाएगा तो वह किसी भी समय जाग जाएगी। उसने इन्वेंटरी से जीवन का दिव्य जल बुलाया। उसके हाथ के ऊपर अचानक एक लकड़ी की बोतल निकली। उसने आइटम की जानकारी को बार बार पढ़ा। हो सकता है कि उससे कोई महत्वपूर्ण बात छूट न गई हो, और इसलिए जब तक उसने आइटम जानकारी में प्रत्येक शब्द को बार बार पढ़कर अच्छी तरह से याद कर लिया, तब तक वह लकड़ी की बोतल से कॉर्क खींचने के लिए पर्याप्त साहस जुटाने में कामयाब रहा। उसके हाथ जो दानव राजा के खिलाफ जीवन या मृत्यु की लड़ाई के दौरान स्थिर रहे थे, अब बहुत कांप रहे थे। जिन वू ने अपने मन को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। अगर मैंने यहाँ कोई गलती की तो इसका खामियाजा मेरी माँ को भुगतना पड़ेगा। जिस क्षण उसने स्वयं को बताया कि कोई भी गलती नहीं हो सकती, वह तुरंत सामान्य शांति प्राप्त करने में सक्षम हो गया। उसके हाथ भी कांपने बंद हो गए। मैं अब ठीक हूँ। जिन वू ने सावधानीपूर्वक अपने बाएं हाथ से अपनी मां पाक ग्युंग हाई की गर्दन के पिछले हिस्से को सहारा दिया। फिर वह लकड़ी की बोतल का मुंह उसके होठों के करीब ले आया। जल्द ही जीवन का दिव्य जल धीरे धीरे उसके थोड़े खुले होठों में टपकने लगा। जिन वू ने जल्दबाजी नहीं की और यह सुनिश्चित किया कि केवल एक छोटा सा कतरा ही उसके मुंह में जाए। ये घाव। फिर उसने अपनी मां की गर्दन के किनारे पर जले के निशान देखे। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में भी जलन जारी रही। हालांकि वह इसे इस कोण से नहीं देख सका। जिन वू को यह अच्छी तरह से पता था कि जले का निशान उसकी गर्दन के पीछे और उसके कंधों से लेकर उसके सिर के कुछ हिस्से तक फैला हुआ था। आखिरकार उसे यह मेरी वजह से मिला। उस समय वह केवल सार्वजनिक स्नानागार के अंदर अपनी मां के बाल धोना चाहता था। वह उसका अनुकरण करना चाहता था जो उसकी मां ने किया था जब वह बहुत छोटी जिन आंख के बाल धोती थी। हालांकि युवा जिनवू, जिसे पहले कभी सार्वजनिक स्नानघरों में जाने का अवसर नहीं मिला था, उसमें पानी के तापमान को अलग अलग बताने की क्षमता का अभाव था। बहुत गर्म पानी बुलबुले बनने लायक प्लास्टिक वॉश बेसिन में भर गया। युवा जिन वू ने गर्म पानी न गिराने की पूरी कोशिश की और सावधानी से अपनी मां के पीछे चला गया। और तब उसने प्लास्टिक के बेसिन से पानी बाहर निकाला। मां थोड़ी छटपटाई, लेकिन अपनी जगह से तब भी नहीं हिली जब उसका मांस लाल दिखाई दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे डर था कि गर्म पानी जिन आंख के चेहरे पर जा सकता है। उसने बस अपनी बेटी को अपने आलिंगन में कसकर पकड़ रखा था। उसने कोई शोर नहीं मचाया। विलंबित चीखें उसकी मां से नहीं, बल्कि आसपास की आंटियों के मुंह से निकली। अरे बाप रे, कोई मदद करो। जिन वू की मां। तभी जिन वू को एहसास हुआ कि उसने कुछ बुरा किया है, लेकिन वह सिर्फ अपनी मां की मदद करना चाहता था। जिन वू ने प्लास्टिक का बेसिन गिरा दिया और रोने लगा, लेकिन उसकी मां ने उनके कंधों को कसकर पकड़ लिया और फिर उससे पूछा, जिन वू, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है?
युवा जिन वू ने सोचा कि उसे निश्चित रूप से डांटा जाएगा। वह उस दिन की घटनाओं और अपनी मां द्वारा कहे गए शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। अभी भी नहीं। और मैं यहां सोच रहा हूं कि मुझ पर किसी का कुछ भी बकाया नहीं है। उसके पिता के लापता होने के बाद वह मां ही थी जिसने भाई बहन जिनवू और जिनाह का पालन पोषण किया। उसे किसी का कर्जदार होने से नफरत थी, इसलिए उसने ये सुनिश्चित किया कि ऐसा कभी न हो, लेकिन फिर भी उस पर अपनी मां का ऐसा कर्ज था जिसे वह संभवतः कभी नहीं चुका पाएगा। ये तब था। आखिरी बूंद उसकी मां के मुंह में गिरी। जिनवू ने बोतल नीचे रख दी और ध्यान से उसे फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। वह चुपचाप एक और खड़ा हो गया, मानो परिणाम की प्रतीक्षा में किसी से प्रार्थना कर रहा हो। उसका दिल इतना जोर से धड़का कि वास्तव में उसकी छाती में दर्द होने लगा। घबराई हुई लार उसके गले से भी नीचे चली गई। हालांकि कोई बदलाव नजर नहीं आया। जैसे ही जिनवू की कसकर बंधी मुट्ठी से खून की एक बूंद गिरने वाली थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। मां ने गहरी सांस ली, जैसे कोई डूबते हुए व्यक्ति को बचा रहा हो। जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं। मां का चेहरा, जो कभी थोड़ा सा पीला पड़ गया था, चेहरे पर थोड़ा सा रंग लौट रहा था। जैसे काले और सफेद टीवी स्क्रीन पर रंग फैल रहा था, उसकी मां की त्वचा पर एक स्वस्थ रंग फैल रहा था। हर गुजरता हुआ सेकंड उसे 1 घंटे के समान लगता था। ऐसे ही कितना समय बीत गया। जिनवू की मां ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जिनवू पर रुकने से पहले उसकी नजर 1-2 पल के लिए इधर उधर घूमती रही। कौन? नहीं, रुकिए, क्या आप जिनवू हो सकते हैं? तभी जिनवू का दिल लगभग टूट गया, लेकिन वह थोड़ा सा अपना सिर हिलाने में कामयाब रहा। यह स्पष्ट था कि उसने उसे तुरंत नहीं पहचाना। 4 साल पहले ही बीत चुके थे और वह तब से बहुत बड़ा हो गया था। जिनवू ने जल्दबाजी नहीं की और चुपचाप इंतजार किया। जैसे पानी धीरे धीरे एक खाली कटोरे में भर जाता है, अतीत की धुंधली यादें जिनवू की मां पाक ग्युंग हाय के दिमाग में पिछले 4 वर्षों के खाली छेद को धीरे धीरे भर देती है। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह इस तरह अस्पताल के बिस्तर पर क्यों लेटी हुई है। मैं कब से यहां पड़ी हूं, बेटा? 4 साल हो गए, मां। वह ये भी जोड़ सकता था कि 4 साल और कुछ दिन, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी मां को फिलहाल उतनी ही शांति, स्थिरता की भावना की जरूरत थी, इसलिए उसने स्वस्थ रहने और सामान्य दिखने की पूरी कोशिश की। लेकिन मां अभी भी 4 साल के रहस्योद्घाटन से पीछे रह गईं, और उन्होंने जल्दी से उससे पूछा, जिनाह के बारे में क्या तुम्हारी बहन ठीक है? तभी जिनवू को अपने दिल की गहराई से कुछ शक्तिशाली महसूस हुआ। वह पिछले 4 वर्षों से जीवन और मृत्यु के कगार पर झूल रही थी, फिर भी जागने के बाद उसने सबसे पहले अपनी बेटी का हालचाल पूछा। यदि उसने अपने निचले होंठ को नहीं काटा होता, तो शायद वह वहीं टूट जाता। यह उस लड़की के बारे में चिंता करने का समय नहीं है, आप जानती हैं। वह ये बात जोर से कहना चाहता था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया और इसके बजाय एक हल्की मुस्कान बनाई। हाँ माँ, वह ठीक है। उसकी माँ ने आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति वास्तविक राहत की थी। जिनवू अंदर से चिंतित था, उम्मीद कर रहा था कि उसकी माँ जल्द ही अपने बारे में चिंता करना शुरू कर देगी, लेकिन साथ ही उसने कुछ हद तक आराम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी। चीजें जल्द ही पहले जैसी हो जाएंगी। आखिरकार यह जानकर कि माँ की बीमारी ठीक हो गई है, उसका दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन फिर उसे अपने विचारों से झटका लगा। उसके ध्यान देने से पहले ही माँ ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया था। माँ, धन्यवाद बेटा, आपने अपना वादा निभाया। वादा? मैं भूल गया। फिर उसने हमेशा सोचा था कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज थी, इसलिए यह संभव था कि उसने जानबूझकर इसे एक वादे के रूप में नहीं देखा हो। तथाकथित अनंत निद्रा विकार, जहां आप गहरी नींद में डूब जाते हैं जब तक कि आप फिर कभी नहीं जागते। मां के लिए अपने दैनिक जीवन को जारी रखना कठिन हो गया, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ नींदपन बिना किसी चेतावनी के उन पर हावी हो जाता था। हालांकि अचानक उसने जिनवू से मदद मांगी। अगर माँ एक दिन जाग नहीं पाती है, तो क्या आप मुझसे अपनी छोटी बहन की अच्छी देखभाल करने का वादा करेंगे? उसके चेहरे पर उस माँ की तरह मुस्कान थी जो अपने बच्चे से किसी साधारण काम के लिए पूछ रही थी। इसीलिए वह अब तक सहता आ रहा था। उसने उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं किया, क्योंकि उसने जो कुछ किया वह उस बोझ को अपने ऊपर लेना था जो उसकी माँ तब तक उठाती रही थी। हालांकि माँ ने उसका हाथ कसकर भींच लिया, जैसे कि वह सब कुछ जानती हो। मेरा बेटा, यह आपके लिए कठिन रहा होगा। जिनवू ने अपनी मां की चिंताओं को शांत करने के लिए पहले की तरह मुस्कुराने की कोशिश की, मानो तब तक कोई उल्लेखनीय बात घटित ही न हुई हो। दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सका। तब तक उसके रोके हुए सभी आंसू उसके चेहरे पर बह गए और उसके होंठ अपने आप अलग हो गए। हाँ, चैप्टर 110।
वह क्या था? सियोल इल्सिन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर ली सेओन चुल को एक बेहद चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली। इटरनल स्लीप डिसऑर्डर से पीड़ित एक मरीज बीमारी के अंतिम चरण से जाग गया था। क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? हाँ निदेशक, मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की है। एक डॉक्टर के रूप में अगर ऐसी कोई घटना किसी और के अस्पताल में होती तो उसके कान बहुत खड़े हो जाते, फिर भी संबंधित मरीज वास्तव में उसके ही अस्पताल में होता। कौन जानता था कि ऐसा जैकपॉट मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा? निर्देशक ली सियोंग चुल के असाधारण दिमाग ने उनके मानसिक कैलकुलेटर में कुछ संख्याएं अंकित करना शुरू कर दिया। क्या ये पूरी दुनिया में एक अभूतपूर्व घटना नहीं है? आप सही कह रहे हैं निदेशक, प्रभारी डॉक्टर ने सिर हिलाया। ली सियोंग चुल की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि यह वास्तव में उसके कानों को तोड़ती हुई निकल गई और उसके चेहरे को आधा फाड़ देने की धमकी दी। अच्छी तरह से किया डॉक्टर चोई, मैं क्षमा चाहता हूँ। निर्देशक, मैंने नहीं किया है। मेरे यार, अब ऐसा मत बनो। ली सियोंग चुल ने प्रभारी डॉक्टर की ओर सार्थक दृष्टि डाली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे हुआ, हम बाद में हमेशा कुछ न कुछ पका सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल सही और उचित है कि मरीज के बेहतर होने पर अच्छे काम के लिए प्रभारी डॉक्टर की प्रशंसा की जाए। क्या मैं गलत हूँ? बताने की जरूरत नहीं, जिस अस्पताल में डॉक्टर काम कर रहा था उसकी भी प्रशंसा की जाएगी। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद निर्देशक। प्रभारी डॉक्टर ने हार मान ली और निदेशक की ओर अपना सिर थोड़ा झुका लिया। भले ही डॉक्टर की प्रतिक्रिया ठंडी थी, ली सियोंग चुल के चेहरे पर फैली मुस्कान उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, ये जानते हुए कि उसे एक अप्रत्याशित वरदान मिला है। अगर हम अपने पत्ते सही से खेलें तो दुनिया का ध्यान मेरे इल्सिन अस्पताल पर जा सकता है। एक अच्छे समाचार के कारण अन्य लोगों द्वारा लगातार चर्चा किया जाना एक शब्द में मुफ्त प्रचार था। यहां खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। अगर यह खबर बाहर आती तो दुनिया भर से पत्रकार इस अस्पताल में आते और किसी भी संबंधित जानकारी को उजागर करने की कोशिश में अपना दिमाग खो देते, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न हो। यह एक पैसा भी खर्च किए बिना अस्पताल के नाम का विज्ञापन करने का एक शानदार अवसर था। वे पत्रकार जो जानना चाहते हैं वह इलाज का तरीका होगा, लेकिन खैर, उसे बस मरीज को पास रखना था और एक एक कदम पर पता लगाना था कि क्या हुआ। दरअसल यहां कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ली सेओन चुल ने यही सोचा था। प्रभारी डॉक्टर ने ऐसे व्यवहार किया मानो कोई चीज उसे परेशान कर रही हो और सावधानी से बोला। रोगी के कानूनी अभिभावक ने तत्काल छुट्टी का अनुरोध किया। वह क्या था? नहीं, निश्चित रूप से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। रिपोर्टर तभी अस्पताल आएंगे जब मरीज अभी भी यहां होगा। नहीं, पत्रकारों की कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये पता लगाने के लिए कि विकार कैसे ठीक हुआ, उसे मरीज को यहां रखने की जरूरत थी। ली सियोंग चुल की भौहें कांप उठी। रोगी की स्थिति क्या थी? सब कुछ सामान्य था निर्देशक। रोगी पिछले 4 वर्षों से पूरी तरह से स्थिर अवस्था में सो रही है, फिर भी आप मुझे बता रहे हैं कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक था। क्या ये जीवन रक्षक मशीनों के कारण नहीं हो सकता? दरअसल मशीनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा होना भी यहाँ एक कारक हो सकता है। डिस्चार्ज को इस बहाने से यथासंभव लंबे समय तक विलंबित करेगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है, मरीज पर कुछ और समय तक नजर रखने की जरूरत है। मैंने अभिभावक से बिल्कुल यही बात कही, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ निदेशक। बिना वैध कारण के हम किसी मरीज को यहां नहीं रख सकते। अगर वह जाना चाहे तो क्या हम? अगर ऐसा होता तो उसके पास केवल एक ही विकल्प बचता और वह ये कि मरीज के अस्पताल छोड़ने से पहले दुनिया को बता दिया जाए। आइए प्रेस को तब सचेत करें जब वे परिसर में ही हो। प्रभारी डॉक्टर ने सिर हिलाया। हम मरीज की पहचान उजागर नहीं कर सकते। यदि हम इसे खराब तरीके से संभालेंगे तो वास्तव में कुछ बुरा होगा निदेशक। उन अप्रत्याशित शब्दों को सुनकर ली सेओन चुल केवल घबराई हुई अभिव्यक्ति बना सका। डॉक्टर की परेशानी भरी अभिव्यक्ति देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह बातें बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। ली सेओन चुल का रवैया और अधिक गंभीर हो गया। क्या मरीज इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है? ये स्वयं रोगी नहीं है बल्कि अभिभावक है, ठीक है। वास्तव में निजी जानकारी की सुरक्षा का अनुरोध स्वयं अभिभावक द्वारा किया गया है। अब जब ली सियोंग चुल ने इसके बारे में सोचा तो डॉक्टर चोई जब भी कानूनी अभिभावक का उल्लेख करता था तो अत्यधिक सम्मानजनक व्यवहार करता था। आखिर यह अभिभावक कौन है कि आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? वह कैसा अभिभावक था कि अस्पताल को मरीज की जानकारी की सुरक्षा के अनुरोध का सम्मान करना पड़ा? साथ ही डॉक्टर चोई इतना विनम्र था। क्या आपने मिस्टर सेओंग जिनवू के बारे में सुना है? सेओंग जिनवू, क्या वह एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ था या किसी विशाल निगम का सीईओ?
ली सियोंग चुल ने सोचा कि उसने ये नाम कहीं सुना है, लेकिन वह चेहरा ठीक से याद नहीं कर सका और असहाय होकर अपना सिर झुका लिया। जैसे कि उसे ऐसा होने की उम्मीद थी, प्रभारी डॉक्टर ने तुरंत स्पष्टीकरण पेश किया। वह शिकारी है जिसका हाल ही में रैंक एस के रूप में मूल्यांकन किया गया था। एक रैंक एस। यही कारण था कि डॉक्टर चोई इतनी सावधानी बरत रहा था। किसने अनुमान लगाया होगा कि मरीज का अभिभावक एक रैंक एस हंटर था। यह हमारे लिए अंत होगा यदि हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं और परिणामस्वरूप चीजें विपरीत दिशा में चली जाती हैं। शुरुआत में एस रैंक के हंटर का समाज पर प्रभाव व्यापक था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसे हंटर ने अपना आपा खो दिया और चारों ओर उपद्रव करने का फैसला किया, तो जब एक अप्रत्याशित नाम सामने आया तो ली सियोंग चुल ने घबराकर सूखी लार निगल ली। वह निश्चित रूप से आराम के बहुत करीब था। उसकी कठोर अभिव्यक्ति अचानक एक प्रसन्न मुस्कान में नर्म हो गई। डिस्चार्ज प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। वास्तव में हमें ऐसा करना चाहिए। हाँ, हमें अवश्य करना चाहिए। ली सेओंग चुल के होठों पर एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की मुस्कान बनी रही। उन्हें अब मरीज को जरूर रिहा कर देना चाहिए। रैंक एस हंटर के बुरे पक्ष में आकर वे क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। वह तुरंत एक तार्किक सा लगने वाला बहाना लेकर आया, जिसमें वे दोनों क्या सोच रहे थे इसका मोटा मोटा अर्थ निहित था। हम निश्चित रूप से एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल में बंद रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वास्तव में नहीं, निदेशक। प्रभारी डॉक्टर तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए। और उसके जाने के बाद वाह, ली सेओंग चुल ने निर्देशक के कार्यालय के अब बंद दरवाजे को देखा और राहत की सांस ली। जैसे ही उसे फोन आया, जिन आह सब कुछ छोड़कर अस्पताल चला गया। जिन वो मां के बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठा था और जब उसे अपनी बहन के तेजी से आने का एहसास हुआ तो वह तुरंत खड़ा हो गया। तभी उसकी मां के अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला। मां, उसने अभी तक दरवाजा भी पार नहीं किया था, लेकिन जिन आह के चेहरे पर पहले से ही उसकी आंख से बहते आंसुओं का एक गंदा मिश्रण था। ओह मेरे भगवान, मेरी छोटी बच्ची, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। आखिरी बार उसकी मां पाक ग्युंग हाय ने अपनी बेटी को तब देखा था जब वह मिडिल स्कूल में थी। उसने आश्चर्यचकित भाव से अपनी बड़ी हो चुकी बेटी की ओर देखा, लेकिन कुछ ही देर बाद चेहरे पर गर्म मुस्कान के साथ जिन आह का स्वागत करने के लिए उसने अपनी बाहें फैला दी। जब ऐसा हुआ, जिन आह ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। जिन वो थोड़ा झिझका। ये कुछ ऐसा नहीं था जो उसे उस मरीज के साथ करना चाहिए था जो 4 साल तक कोमा में रहने के बाद होश में आया था। लेकिन अपनी बहन को अपनी मां के आलिंगन में बंद होकर इस तरह रोते हुए देखकर वह उसे रोकने के लिए खुद को नहीं जुटा सका। मॉम, उसने हमेशा बड़े होने का अभिनय किया, लेकिन अंत में जिन आह अभी भी अंदर से एक बच्ची थी। जिन आह की ऊर्जावान और बहादुर रोजमर्रा की उपस्थिति वर्तमान सिसकने वाली उपस्थिति के साथ ओवरलैप हो गई और इसने जिन वू की नाक को थोड़ा चुभाया। जिन वो अंततः जिन आह को अलग करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पाक ग्युंग हाय ने अपनी तर्जनी उसके होठों पर रखी और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका दूसरा हाथ अभी भी धीरे से उसकी बेटी की पीठ को थपथपा रहा था। जिन वू ने धीरे से आह भरी और एक कदम पीछे हट गया। जैसे ही उसने अपनी मां के आलिंगन में अपनी बहन को देखा, साथ ही अपनी मां की कोमल और गर्म अभिव्यक्ति के साथ उसके होठों पर स्वचालित रूप से एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे इस समय की गई सारी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके दिल के कोने में फंसी कोई सख्त और जिद्दी चीज आखिरकार पिघल गई है और अब उससे बाहर बह रही है। उस स्थिति में क्या उसे उन दोनों को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए? कम से कम जब तक कि उसकी छोटी बहन को अपनी उमड़ती भावनाओं पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। चूंकि वह एक होशियार लड़की थी, वह जानती थी कि मां को अनावश्यक रूप से तनाव नहीं देना चाहिए। केवल इतना ही, उसे यहाँ थोड़ा और समय चाहिए था। जिन वो थोड़ा मुस्कुराया और अपनी नजर अस्पताल की खिड़की से बाहर कर दी। मानो अपने परिवार के पुनर्मिलन की बधाई देने के लिए। आज बाहर का मौसम शानदार धूप वाला था। वहां खड़े होकर और बिना कुछ कहे मौसम को घूरते रहने से थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने अपना फोन निकालने का फैसला किया। उसके फोन पर इतनी डरावनी संख्या में मिस्ड कॉल और टेक्स्ट संदेश थे कि वह कुछ चुनिंदा लोगों का उत्तर देने का प्रयास करने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। उन सभी की तो बात ही छोड़िए। हार मानने और विंडो को पूरी तरह से बंद करने से पहले जिनवू ने मिस्ड कॉल और टेक्स्ट की सूची को स्क्रॉल किया। ठीक है, अगर यह कुछ अत्यावश्यक है तो मुझे यकीन है कि वे मुझसे दोबारा संपर्क करेंगे। उसने तुरंत उत्तर देना छोड़ दिया और इसके बजाय इंटरनेट ब्राउज़र तक पहुंच गया। परंतु फिर उसने बिना ज्यादा सोचे समझे ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर क्लिक कर दिया, केवल एक भव्य फेसपाम प्रदर्शन करने के लिए।
सियोल के आसमान पर एक उड़ता हुआ राक्षस देखा गया। उड़ते राक्षस का संभावित गंतव्य। हंटर्स एसोसिएशन जवाब देने में विफल रहा। नागरिकों की सुरक्षा के बारे में क्या? कैसल की तस्वीरें विभिन्न इंटरनेट समाचार साइटों पर छाई हुई थीं। उसके घर के आसपास से लेकर इस अस्पताल तक दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी काफी थी, लेकिन उसे लगा कि कुछ भी गंभीर नहीं होगा क्योंकि वह इतनी तेज गति से यात्रा कर रहा था। लेकिन ये तो छोटी सी उड़ान थी, लेकिन मैंने खूब तस्वीरें खिंचवाई, है ना? यहाँ एकमात्र सौभाग्यशाली बात यह थी कि तस्वीरों में उसे कैसल की पीठ पर सवार होते हुए नहीं दिखाया गया था। जब उसने कैसल को अपने घर के पास बुलाया तो उसने इस बात की परवाह नहीं करने का मन बना लिया कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब जब वह सुर्खियों में छा रहा था तो उसे अब निश्चित रूप से विरोधाभास महसूस हुआ। ओह अच्छा, आसमान में ऐसे उड़ते राक्षस को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाएगा। जिन वू ने बड़ी चिंता से भरे समाचार लेखों को स्कैन किया और खुद को भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए कहा। वैसे भी जनता को डराने के लिए मुझे अपने रास्ते से हटने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में क्या उसे नेक्रोमेंसर वर्ग के प्रति एक निश्चित घृणा महसूस नहीं हुई क्योंकि वह जनता की सभी तीखी निगाहों को संभालने में असफल होने से चिंतित था। हालांकि अगर एक पंख वाली छिपकली को लेकर उन्माद इतना बड़ा है तो ओह विशाल नुकीले दांतों की प्रतिक्रिया वास्तव में कुछ और होगी, नहीं? जबकि वह इस और उस बारे में सोच रहा था, उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। ये कौन है? उसने नंबर नहीं पहचाना। अस्पताल के कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने कॉल का जवाब दिया। नमस्ते, सीओ जिन वू हंटर। एक बूढ़े आदमी की हल्की लेकिन फिर भी चमकीली आवाज बाहर आई। जिन वू ने तुरंत उस आवाज के मालिक को याद किया। एसोसिएशन अध्यक्ष। हाँ, मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई बोल रहा हूँ। वह मुझे फोन क्यों कर रहा है? किस बात ने एकमात्र एसोसिएशन अध्यक्ष को उसे इस तरह कॉल करने के लिए प्रेरित किया? जिन वू ने देखा कि अस्पताल के गलियारे में कई लोग इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए वह तेजी से एक एकांत क्षेत्र की ओर चल दिया। इस दौरान वह बोलता रहा, क्या बात है सर जी? मुझे यकीन है कि आपने अब तक खबर सुन ली होगी। क्या खबर है? जिन वू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होगा, और फिर से पूछा, मुझे यकीन नहीं है कि आप किस खबर के बारे में बात कर रहे हैं। रुको, क्या ऐसा हो सकता है? आपने हाल ही में समाचार नहीं देखा है? बहुत खूब। मुझे लगता है कि इन दिनों खबरों की गति जिस तेजी से फैल रही है, उसका उपहास करने लायक कोई बात नहीं है। जिन वू ने तुरंत अपने गलत काम को स्वीकार कर लिया। मैं इस बारे में माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं अगली बार अधिक सावधान रहना सुनिश्चित करूंगा। माफ करें। गो गनहुई की भ्रमित आवाज सुनने के बाद ही जिन वू को एहसास हुआ कि यहाँ किसी बात को लेकर उससे गहरी गलती हो गई है। रुको, क्या वह मुझे कैसल के बारे में नहीं बुला रहा था? यदि नहीं, तो इसके बजाय समाचार आउटलेट किस बारे में बात कर रहे होंगे? दोहरी कालकोठरी, लाल गेट, रन के कालकोठरी को साफ करना, बीड ऑफ अवेयरनेस आदि। अब जब उसने सोचा तो इसके बजाय विवाद के कुछ संभावित विषय थे। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या हुआ? लगता है आपने सचमुच अभी तक कुछ नहीं सुना है। मैं हाल ही में ऐसे स्थान पर कुछ समय बिता रहा हूं जहां वास्तव में बाहर से संपर्क करना मुश्किल था। तकनीकी रूप से कहें तो वह इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। गो गनहुई की आवाज से पता चला कि वह कितना आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर यह पहले से भी अधिक गंभीर हो गया। जिन वू के अनुभव के अनुसार इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि इस कॉल का कारण अभी सामने लाया जाना चाहिए। मैं आपके साथ आमने सामने आकर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। क्या यह आपके लिए ठीक रहेगा? जिन वू का संदेह उस समय की तुलना में और भी बड़ा हो गया जब उसने पहली बार फोन का उत्तर दिया था। मुझे फोन पर बुलाना पर्याप्त नहीं है, तो एसोसिएशन अध्यक्ष यहां आकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। उनके जैसे व्यस्त व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण मामला था। फिर भी जिन वू ने मां के अस्पताल के कमरे की ओर देखा। मैं एसोसिएशन अध्यक्ष को यहां आने के लिए नहीं कह सकता। अगर ऐसा हुआ तो उसे अपनी मां से जुड़ी बकवास कहानियां गढ़नी पड़ सकती है। नहीं, मैं इसके बजाय वहां जाऊंगा। फिर क्या आप हमारे लिए ऐसा करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। यह उसके लिए कहीं अधिक सरल था। फोन पर तुरंत व्यवस्था करने के बाद और अपनी माँ और बहन को यह बताने के बाद कि उसे एक काम करना है और वह थोड़ी देर बाद वापस आएगा, जिन वू ने अस्पताल छोड़ दिया। राक्षस के महल के अंदर काफी देर तक रहने के कारण जहां सूरज की रोशनी नहीं थी, गर्म किरणें उस पर पड़ने से उसकी आंखों में थोड़ी खुजली हो रही थी। जिन वू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यार, ये तो बहुत बोझिल है। क्या मुझे कैसल को बुलाना चाहिए? उसने खुद पर मुस्कुराने से पहले 1 या 2 पल के लिए विचार किया और इंतजार कर रही टैक्सी की ओर चल दिया।